एक हाँ मिनट, ये हाना नेजी का आपसे क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पूछिए। एक्चुअली आपकी सर्जरी एम्स से हुई है ना? हाँ हाँ। मुझे क्वेश्चन था कि एम्स में क्या 1 ईयर का प्रोसेस है क्या? एचआरटी के 1 ईयर के लिए सर्जरी मांगते हैं क्या ये, जो नहीं, टॉप मैं समझा नहीं। सर्जरीज में? हाँ हाँ, हाँ। स्टॉप सर्जरी के लिए कम से कम 1 ईयर तो होनी चाहिए एचआरटी, कम से कम। वैसे अगर आप रिक्वेस्ट करते हो ना, जैसे आप ठीक लग रहे हो, उनको लग रहा है कि रिपोर्ट में सब सही आ रहा है, आपकी ग्रोथ भी सही हो रही है, तो फिर वो ओके। 8-9 मंथ में भी अलाउ कर देते हैं, ऐसा है। टॉप सब ये सर्जरीज के डिपेंड लिए। करता है। हाँ हाँ, ये सब राजेश खडगावत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आपको भेज रहे हैं। अगर आप रिक्वेस्ट पहले कर दे तो उनको सब ठीक लग रहा है, तो हो सकता है वो पहले भेज दें। जरूरी नहीं है 1 ईयर होना ही चाहिए, लेकिन रूल तो यही है वहाँ का। अच्छा। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, वो एम से ही स्टार्ट है, बट वो बोल रहा था कि उसे मना कर दिया कि डॉक्टर राजेश खड़गावत ने 1 ईयर तक। अच्छा, तो कितना दिन उनका हुआ था एचआरटी का? 7 मंथ हो गए थे उनके चाची को। अच्छा अच्छा, तो फिर उनको भेजिए, अब आप भेजिए, हो गया होगा 8-9 मंथ तो हो गया होगा। अब भेज सकते हैं, हो सकता है आप वो अलाउ कर दें। ये भी होता है ना कि उनके पास जीआईडी कौन सी है। अगर बाहर की जीआईडी है तो थोड़ा हाँ। वो सोचते हैं इस पे। एम्स की जीआईडी है ना उनके पास, अभी मिलने वाली है उनको 20 को। अभी मिली नहीं है ना? हाँ जी, 20 को मिलना है उनको। मतलब अभी एम्स के पास, एम्स का उनके पास कोई सा जीआईडी नहीं है। नहीं है, अभी मिलना है हाँ बस। हाँ, तो फिर हाँ। मिल जाएगा, उसके बाद इजली हो जाएगा। इसके बाद वो डायरेक्टली डॉक्टर शुभांगी से मिलके उनका ऑपरेशन हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं, उनको पहले फिर से जब जीआईडी जैसे मिलेगा उनको फिर से राजेश खडगावत के पास जाना होगा, फिर वो भेजेंगे शिवांगी शाह या जो भी डॉक्टर के पास उनको भेजना होगा, प्लास्टिक एंड बर्न डिपार्टमेंट, फिर वहाँ से आगे प्रोसेस। यहाँ ओके। से उनको क्लियरेंस लेना होगा कम से कम राजेश जी से। बेसिकली जो है जो जीडी सर्टिफिकेट मिलता है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है, कि आप मेंटली हम्म कंसर्न कर सकते हो और आपकी दिमागी हालत सब कुछ ठीक है। और फिर जो हम्म राजेश खड़गावत है वो एक जीआई सर्टिफिकेट देता है, मतलब जेंडर इंक्लूजन सर्टिफिकेट, जो कि हम्म कहता है कि आपकी ब्लड वर्क सब कुछ ठीक है, आपकी हॉर्मोन्स में अभी बैलेंस में है, जो कि एक वुमेन या मैन या वुमेन का बैलेंस में होना चाहिए, उस रेंज में है। तो आप हेल्थी है और आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं, ऐसे एक सर्टिफिकेट डॉक्टर राजेश खड़गावत देंगे। उसके बाद ही आप जो है सर्जरी के लिए जा सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं, ये टॉप सर्जरीज के लिए उनके रिजल्ट सही है क्या? जहां तक मैंने सुना है यहाँ पे डबल बार हो रही है टॉप में जो ब्रेस्ट है। हाँ, मेरे केस में तो हुआ था। एग्जैक्ट डबल बार सबका नहीं हो रहा, लेकिन लगभग ठीक रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। बेसिकली अगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो रहा है तो द हम्म। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा जो मेल टू फीमेल बन रहे हैं उनको एक आइडिया नहीं होती है कि उनको कितनी बड़ी चेस्ट चाहिए। ओके। तो इसके वजह से ज्यादातर लोग और एक बार सर्जरी के लिए जाते हैं, इधर वो चेस्ट साइज और भी इंक्रीज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, या फिर ओके। थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ब्रेस्ट ग्रोथ जो है वो उतनी बड़ी नहीं हुई होती है। तो जब वो ब्रेस्ट आपकी ग्रोथ नहीं होती है, तब जो है ब्रेस्ट इम्प्लांट एक छोटी डालकर थोड़ी स्ट्रेचिंग अलाउ करते हैं, मतलब एक 4-5 महीने 1 साल अलाउ करते हैं वो इम्प्लांट रहने के लिए। और फिर आप सर्जरी के लिए जाकर और एक इम्प्लांट डालते हैं जो कि वो साइज और थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी अच्छा। एक्सपैंड करने के लिए। तो ज्यादा लोग ओके। ऐसी 2-3 सर्जरी के लिए भी जाते हैं। ओके। हाँ बालजी, अब आप बोलिए। हारना नहीं सर, वो मैंने ये पूछना था कि ये मोटैटोप्लास्टी या पेलोप्लास्टी में मतलब इसमें दोनों में कौन सी बेस्ट है? देखिए, ये तो आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे लोगों से पूछना बंद कीजिए, एक बार प्लास्टिक सर्जन से जाके मिलिए, और फिर वो आपसे मिलेंगे। हो सकता है आपके ऑर्गन को चेक करके और उस हिसाब से भी वो बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है।
और आप खुद बताएंगे कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए या जो भी आपका होगा, आपका पर्सनल चॉइस है वो। एक बार डॉक्टर से जरूर ओके मिलिए। ओके, जी, ये ज़्यादा ठीक है सही ठीक है। है। जी। मैम एम्स में ओपीडी के लिए कौन सा डे बेस्ट रहता है, मतलब मंडे या फ्राइडे, मतलब किसका ओपीडी? एंडोक्राइनोलॉजी, साइकेट्री, सर्जरी, किसका? फ्राइडे काउंसलिंग के लिए जाना, जैसे फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। ओके, हारना नहीं भाई, आप बताइए। अभी तो जो मैं लगभग 6 महीने पहले गया था, तो उन्होंने मुझे बोला डॉक्टर ने कि आप सैटरडे को आइए, जीडी पेशेंट को सैटरडे को ही वो ट्रीट कर रहे हैं। तो जितना मुझे जानकारी है, आप सैटरडे को चले जाइए, नहीं तो फिर ट्यूसडे को चले जाइए। ठीक है, दोनों में से कोई दिन ओके सही भाई, रहेगा। थैंक यू। जी। मेरा 10 मंथ से पहले से ही हार्मोन स्टार्ट है, तो मुझे एम्स में टॉप सर्जरी कराने के लिए और कितना टाइम लगेगा? आपका जो जीडी लेटर है वो कहाँ से मिला है आपको? मेरे को इंदौर और कोई गवर्नमेंट से मिला है, प्राइवेट से लिया है आपने? प्राइवेट से लिया मैंने। ठीक है, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको 5-6 मंथ मैक्सिमम लगेगा एक और जीडी लेटर के लिए, वो बनेगा। फिर आपको डॉक्टर राजेश खडगावत से मिलना है, फिर वो आपको क्लियरेंस देंगे सर्जरी के लिए, और इसमें कम से कम 7-8 मंथ लग जाएंगे। फिर आपकी सर्जरी होगी, कम से कम 7-8, ये सारे प्रोसेस हैं। क्योंकि आपके पास प्राइवेट सर्टिफिकेट है ना, इसके लिए आपको हार्मोन इजीली मिल जाएगा। मतलब अगर राजेश खडगावत के पास आते पहली बार कि मुझे हार्मोन शुरू करना है, तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन सर्जरी के लिए वो रेफ़र नहीं करेंगे। कम से कम आपका यहाँ पे कुछ काउंसलिंग वगैरह जो साइकेट्री के साथ होता है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर वो आपको हो सकता है भेज दे सर्जरी। तो एक बार मौका निकले तो आप आ जाइए, मिल लीजिए डॉक्टर से, देखिए वो क्या कहते हैं। अच्छा, जी। और प्राइवेट जीआईडी से नहीं हो सकता क्या टॉप सर्जरी? नहीं नहीं, बात ये है ना कि प्राइवेट जीआईडी इतना फ्रॉड चीज़ें हो रही हैं, आपको डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपका सही है? कोई 100 रुपये, 1000 रुपये, 1500 ऐसे दे रहा है और उसको रातों रात जीआईडी मिल जा रहा है, तो उसके बेस पे तो सर्जरी तो नहीं बेसिकली होती है। ऐसे एक डॉक्टर मुझे भी पता है, जो कि आप अगर 1500 देंगे तो वो एक जीडी सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, रूल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। इसीलिए नॉर्मली जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है ये इजीली वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई ऐसे होता है कि अगर हम वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वेबसाइट पे जाए, या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कॉल करे और पूछे कि इस डिपार्टमेंट में ऐसे कोई डॉक्टर है क्या, और उस डॉक्टर से बात करें तो उनके पास होगा कि आप आए थे या नहीं। वेरएस प्राइवेट जो है, अनलेस वो जो बड़े हॉस्पिटल है, अगर वो नहीं है तो इजीली रिकग्नाइज नहीं होते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था मेरा। पूछिए। मेरे हार्मोन को मतलब 10 मंथ हो चुके हैं, लेकिन मेरे बीएड नहीं आ रहे हैं। एज क्या होगी लगभग आपकी? 20। 20। तो आ जानी चाहिए वैसे तो। कितना एमजी ले रहे हैं और कितने दिन में ले रहे हैं आप? मेरा स्टार्टिंग में था 100 mg का, और उसके बाद मैंने 250 mg मंथ में एक बार कर दिया। डॉक्टर ने बोला था या अपने मन से किया था? क्या सर? आपको जो डोजेस बताए गए वो डॉक्टर ने बोला या अपने मन से किया था आपने? नहीं, मैंने डॉक्टर से लिया। अच्छा, तो 250 mg आप एक मंथ में ले रहे हो, राइट? हाँ, और ये कितने मंथ हो गए 250 mg का लगभग? 10 मंथ हो गए मेरे को। 10 मंथ हो गए। और 100 mg जो आप ले रहे थे वो प्लस में ना? हाँ, उसके साथ मिला के। अच्छा, उसके साथ मिला के। तो आप ये बताइए ना कि 250 mg आपने कितने मंथ लिए, वो एग्जैक्ट बताइए मुझे। 6 मंथ तो हो ही गए होंगे सर। 6 मंथ। हाँ, तो 6 मंथ में कुछ खास नहीं आता वैसे तो, लेकिन थोड़े थोड़े तो आ रहे होंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं आ रहे, इसलिए तो परेशान। हाँ, तो परेशान मत होइए, थोड़ा खाना पीना का जो है सिस्टम वो थोड़ा सही कर लीजिए, 3-4 बार आपका डोजेस थोड़ा अच्छा बेसिकली होना जो चाहिए। हॉर्मोन्स है उसके कोई भी इफेक्ट जो दिखने हैं, मतलब फिजिकल फीचर्स जो आते हैं,
वो सब फीचर्स 6 मंथ्स के बाद आते हैं। और वो डिपेंड करता है वो भी आपकी हेल्थ पर। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपको एग्जैक्ट 6 मंथ पे चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। पर अगर आपकी हेल्थ एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है तो फिर कुछ डिले हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो ये आप थोड़ा नॉर्मल फिजिकल, ऑब्जर्वेशन है। हाँ फिजिकल वर्कआउट वगैरह शुरू कर दीजिए। जिम मन है तो जिम कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह कीजिए। और डाइट सही कर लीजिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बेहतर कर लीजिए, तो रिजल्ट आएगा। पर मेरे दोस्त का तो पता चल रहा है सर, उसको 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ हो रहे हैं उसको। हाँ, तो ये जेनेटिक भी और बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। कईयों का क्या होता है कि उनके पेरेंट्स के अगर कम ग्रोथ होते हैं ना, मतलब बहुत कम, ज़्यादा घने बाल नहीं होते चेहरे पे, तो हो सकता है कि सेम बच्चे के साथ भी हो, चाहे वो जैसे आप, आपकी जेंडर चेंज हो रही है, या हो सकता है अगर आप मेल ही होते तो हो सकता है ये आपके साथ हो रहा होता। तो ये चीज़ भी है। बाकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आप थोड़ा अपना डाइट और रूटीन चेंज कीजिए, आपका भी आ जाएगा। आप दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि उसका आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा मत ही कीजिए, क्योंकि आपका बॉडी अलग है और उनका बॉडी अलग है। उनका जीन बिल्कुल अलग है, आपका जीन बिल्कुल अलग है, ठीक है? तो आप अपने जैसे अकॉर्डिंग कि शुरू कीजिए मेरी फिर एक से। एग्जांपल दूँ तो मैं और मेरी एक दोस्त थी, हमने दोनों साथ में दोनों दोनों ने हार्मोन शुरू की थी सेम टाइम सेम डेट पर। और हम अभी तक फॉलो अप कर रहे हैं। तो डिफरेंस ये है कि मेरी ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है उनसे ज्यादा हो गई है। क्योंकि मैं हेल्थी भी हूँ, मेरी हेरिडिटी भी है, मतलब फैमिली में थोड़ा है। और जो डाइट है वो भी ठीक है, ठीक ठाक है। वेरस उनकी जो है उनकी थोड़ी स्ट्रेस है, वो थोड़ा अल्कोहल लेती है, तो उनकी थोड़ी डिले हो गई है। और उनको हॉर्मोन्स भी रुकने पड़े थे बिटवीन बिटवीन में मेरे साथ ही। तो उसकी वजह से जो आपकी हॉर्मोन्स है वो अगर आप टाइम टू टाइम ले रहे हैं, आपकी हेल्थ का के ख्याल रख रहे हैं, और अगर टाइम दे रहे हैं, तो ये सब जल्दी हो जाएगा। वरना ये ज्यादातर जल्दी नहीं होता है कुछ भी। बाकी अगर टॉप सर्जरी जल्दी कराना हो, कुछ और प्रोसेस नहीं हो सकता क्या एम्स में? कितनी जल्दी करानी है आपको? फिर भी सर वो मतलब 3-4 मंथ, क्योंकि देखिए सर एक मैं, साल तो हो, हम्म, 1 साल तो हार्मोन लेते हो ही जाएगा फिर मेरे को। तो मैं चाह रहा था कि एक एक ईयर के अंदर मेरा टॉप सर्जरी हो जाए। नहीं देखिए, इच्छा तो सबकी होती है कि सब कल ही हो जाए, लेकिन वो तभी संभव होगा ना जब आपका बॉडी उसके लिए रेडी होगा, और आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब भी रेडी होगा। क्योंकि ये तो ऐसे वैसे बुखार सर्दी तो है नहीं ना, ये तो बहुत लीगल काम है ना। तो इसके लिए आपको पहले डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, उसके साथ आपका बॉडी भी प्रिपेयर रहे, जो रूल नियम है उसके हिसाब से काम हो। आपको सबसे पहले अभी परेशान नहीं होना है कि जल्दी हो जाए बाद में हो जाए। अभी सबसे पहले डॉक्टर से जितनी जल्दी हो मिल लीजिए, काम शुरू कर लीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा ना कितना समय लगेगा। क्या पता जल्दी हो जाए आपका, है ना? आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हुई तो हो सकता है। तो आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, पहले शुरू कीजिए कम से कम काम, है ना? सर पर ये एम्स में बहुत स्लो प्रोसेस है, मैंने 1-2 बार वहां पे जाके भी देखा है। एक दो बार में तो मेरा भी काम नहीं हुआ था दोस्त। मुझे तो लगता है इतना अगर स्लो प्रोसेस रहा तो 1 साल और लगेंगे मेरे को। नहीं नहीं, ये अभी प्रोसेस भी एक स्लो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है। हाँ, ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आपको ना सबके साथ चलना पड़ेगा। वहाँ पे क्या हो गया ना कि अब कई लोग जाते हैं तो सबका एक साथ ही वो काम करते हैं। जैसे वो सबका जो भी आते हैं सबको देख लेंगे, फिर लास्ट में टीजी पेशेंट को देखते हैं। तो वहाँ पे अब एक नियम बन गया है, तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब सब डॉक्टर की जब मीटिंग होती है, बात होती है, तो वो भी खुद क्लियर करते हैं कि कितने महीने किसको कितना देना है। अगर कम से कम वो 2-3 महीने नहीं लेंगे, आपका पेशेंस चेक नहीं करेंगे कि आपको कितनी जल्दी है, या आप बस अभी इच्छा आपकी आई और कल खत्म हो गई वाली हुई, तो सब चीज़ सिस्टम से चलता है दोस्त। अगर वो गलत कर दिए ना तो फिर पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा एम्स का पूरा। फिर से एक धरना प्रदर्शन होगा, फिर ऐसे ही हम लोग बैठे होंगे वहाँ पे, किसी आप पे हम में से सर कोई किसी को कुछ दिक्कत हो गया तो, है ना? वीक तो में नियम फॉलो करना। वीक में 1 दिन मिलता है।
टाइम जी पीजी को लिए, लेकिन उसमें भी 1-2 घंटे ही रहता है। उसमें अगर इंसान टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो उसको फिर नेक्स्ट दे देते हैं, जैसे हाँ, मंथ का हो गया। बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं ये लोग। सुनिए सुनिए मेरी बात। अब उनकी उनका भी प्रॉब्लम सुनिए। वहाँ पे जो पीएससी क्लिनिक लगती है ना, वो बच्चों के लिए होती है जिनका ग्रोथ बहुत कम होता है, जो नॉर्मल ऐसे बच्चे होते हैं। अब वो 12-15 साल के हैं और उनकी एज 2 साल 3 साल जैसी दिखती है, तो उनके लिए होता है। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो तो है ही कम कम एज के पहले। अब वो सफ़र करते हैं तब जब हम लोग 10-12 पहुँच जाते हैं। और शुरू में तो ऐसा हो गया था कि हम लोग का अपॉइंटमेंट भी नहीं लेते थे, डायरेक्ट जाते थे मुंह उठा के और दिखवा के आ जाते थे। और वो कहाँ कहाँ से दूर दूर से हजार हजार किलोमीटर से आते हैं, कितना रात भर मच्छर कटवाते हैं, बैठे रहते हैं एम्स के बाहर और फिर सुबह दिखवाते हैं। और फिर उसको नहीं, वो नहीं दिखवा पाते तो फिर एक वीक वैसे ही रहते हैं, फिर वो अगले वीक को दिखवाते हैं। तो उनका भी तो थोड़ा देखिए। वो 100-100 50-50 लोग होते हैं, उनको ट्रीट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग भी होते हैं, फिर वो लास्ट में सर की टाइमिंग जो भी होती है ना, उससे 2-2 3-3 घंटे एक्स्ट्रा चेक करते हैं वो। तो अब क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है हमारी, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा रूल चेंज किए हैं। तो अगर आप समय पे नहीं जाएंगे ना तो आप सफ़र करेंगे, फिक्स है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कोशिश कीजिए 2 बजे जाना है तो आप 1 बजे जाके पहुंच जाइए, अगर आपको जल्दी दिखवाना है। तो क्योंकि क्वांटिटी अब बहुत मैं ज़्यादा बढ़ गई है दो लोगों मिनट की। में वापस आ जाती हूँ, क्योंकि जी। यहाँ पर मेरे दोस्त की शायद इंस्टाग्राम हैक हो गई है। ओह। उनके फिर अकाउंट से जाइए आप। अभी इथेरियम क्रिप्टो करेंसी की सेल्स हो रही है। अच्छा। हाँ, तो एक तो आप मिनट में मैनेज कर कॉल लोगे? करके आ जाती हूँ। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मैं हैंडल करता हूँ, जाइए आप। सर और क्या जॉब की हेल्प मिल सकती है? जॉब की एक ग्रुप है। मैं शुरू में अपडेट कर रहा था। मैं ऐसा करता हूँ, बात ही है ना कि इस ग्रुप का लिंक मुझे मिल नहीं रहा कि मैं कैसे आप लोगों तक शेयर करूँ। और गूगल पे या जहाँ भी व्हाट्सएप पे भी सर्च करने के बाद वो ग्रुप दिख नहीं रहा, बस मेरे फ़ोन में है। और यहाँ पे रेगुलर अपडेट आते रहते हैं ट्रांस पर्सन के लिए। मेरे पास इतना मौका नहीं मिल रहा कि मैं ग्रुप में शेयर करूँ। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शुरू से जो भी मेरे पास अभी हैं 10-12 वो पोस्ट शेयर कर देता हूँ। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उनसे डायरेक्ट कॉल या कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल वगैरह से। ठीक है, यही मैं कर ओके। सकता हूँ। बाकी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जिससे मैं सभी को जॉब पे ले लूँ। आ, ठीक है, मैं भेजता हूँ ये सारी डिटेल। और आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी पर्सन है वो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उससे एक प्रॉफिट होगा कि जो इम्पोर्टेंट वाली ग्रुप है उसमें इम्पोर्टेंट मैसेज आते रहते हैं तो कम रहता है, तो ठीक रहता है। बाकी दूसरा जो है उसमें आप रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, जैसे जॉब की कोई भी किसी के पास आया तो जॉब के लिए शेयर कर सकता है। या किसी भी चीज़ को कोई जैसे बाइंडर की किसी को नीड हुई या किसी भी तरह का नीड हुआ तो उसमें शेयर कर सकता है, सेकंड वाले ग्रुप में। ठीक है, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए, ओ, फ़ायदा ही है। जी। हाँ, कौन से हॉस्पिटल का? हिमाचल से हूँ ना मैं, तो हिमाचल का ही है मेरे पास। अच्छा, मतलब आप सर्विस में हो? हाँ जी, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ पोस्टेड। ठीक है, तो सही है। तो मेरे ख्याल से तो फिर आपका जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि जैसे हम्म। आप कितना प्रिपेयर हो आपके चेहरे चेहरे से, आपके हाव भाव से दिखता है। तो डॉक्टर या इस चीज़ को समझते हैं, साइकेट्रिक भी इस चीज़ को समझते हैं, तो इस वजह से भी किसी का हाँ, मुझे देरी या मुझे जल्दी तो हो जाता है। एक्चुअली साइकेट्री फॉलोअप के लिए 9-10 ईयर्स हो रहे हैं, तो 10 साल अच्छा मैंने अच्छा। लिया है। हाँ जी, तो मुझे तो इस ईयर ही उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही दिया था जेआईडी लेटर। मैंने 10 साल का टाइम लिया था उनसे। काफ़ी कमाल का है, आपके पास रिकॉर्ड है ना सारे पेपर के? या मेरे पास जेन्युइन रिकॉर्ड है, 10 ईयर्स का मेरे हॉस्पिटल में प्रॉपर रिकॉर्ड है, क्योंकि मुझे स्ट्रोक वगैरह आया था ना पहले, 9th 10th अच्छा। स्टैंडर्ड में। तब के हम्म। बाद स्टार्ट हुआ है मेरा प्रोसेस, तो मेरे पास है। हाँ, तो फिर पॉसिबल है कि जल्दी हो जाएगा, आप जाके मिल सकते हैं डॉक्टर से। हाँ, सही है, आपके तो आपके मेरी पास अगर ऑन पेपर सब कुछ है तो फिर ठीक है, फिर आराम से हो जाएगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं चल रहा था आजकल, मैं पीजी प्रोफेशन की वजह से तो थोड़ा सा टाइम नहीं हम्म। मिल पा रहा था, तो अच्छा, तो आप इसीलिए। ये हिमाचल एम्स में है क्या आप? एक्चुअली मैं हिमाचल एम्स में नहीं हूँ। मेरी स्टडी हुई है सिक्किम से। हाँ हाँ। हाँ जी, ओके ठीक है। ठीक है, तो आप सिक्किम से। मतलब कब डिसाइड किया आने का दिल्ली? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मुझे
काफ़ी टाइम से पता था इन सब चीज़ों के बारे में, बट मैंने इन सब चीज़ों के लिए टाइम लिया था, हर चीज़ से, साइकियाट्री से भी और एंडो वालों से भी। तो फिर मैंने इस ईयर बात करा, तो जो डॉक्टर राजेश खड़गावत है, उनके स्टूडेंट रहे हैं डॉक्टर मनीष, हमारे सीनियर है वो ना, अच्छा। तो वो खुद एंडो के डॉक्टर है। उन्होंने मुझे रेफर किया था कि एक बार एम्स में चले जाओ, डॉक्टर राजेश खड़गावत से मिलो, देन फिर वो बता देंगे आपको। और फिर उन्होंने मेरा केस हिमाचल को फॉरवर्ड कर दिया। डॉक्टर राजेश खड़गावत ने डॉक्टर मनीष को भेज दिया। तो ओके। एंडो का तो मेरा यहीं से जो हो रहा है ना। हुँ। तो आपको एम्स से सर्जरी करवानी है, राइट? या मुझे एम्स में सर्जरी करवानी है। हाँ, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना अपने सर, राजेश सर, तो फिर तो हो जाएगा। क्योंकि आप हाँ, दिक्कत फिर तब होती है ना मैं कि आप एक सर्टिफिकेट, एक लेटर लेके पहुंच गए डॉक्टर के पास, से लीजिए मेरे पास जीडी है, और उसके पीछे जो भी रिकॉर्ड होने चाहिए और आपके पास नहीं है, तो फिर तो डॉक्टर को हो जाएगा ना कि आप कहाँ से ले आए उठा के। आपके पास हर चीज़ है तो नहीं, फिर कोई मेरे दिक्कत पास नहीं तो है। नहीं, बाकी मैंने अदर्स दिल्ली वालों के पास देखा है, वन डे मतलब वो लोग फेक जीआईडी भी बनवाते हैं, बट ऐसा आराम कुछ से, हाँ। नहीं। हाँ, वही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो जेन्युइन रिकॉर्ड है। 8-9 ईयर का फ़ॉलो-अप चला हुआ है मेरा, साइकियाट्री ट्रीटमेंट चला हुआ है, उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया था। हुँ। नहीं, फिर ठीक है, फिर तो इजीली हो जाएगा। फिर आप कभी भी जब भी जाइए, मुझे लगता है कि अब अगर नेक्स्ट आप राजेश सर से मिलते हैं तो हो सकता है आपको सर्जरी के लिए वो भेज दे। फिर आप किसी दिन डेट ले एक्चुअली सर लीजिए और से फिर। तो मेरा कोई वो कॉन्टैक्ट नहीं है ना, सर ने फॉरवर्ड कर दिया मेरा केस, हिमाचल को ही भेज दिया था। तो पिछले चक्कर में मैंने डॉक्टर शुभांगी से डायरेक्ट मीट किया था उनसे। हम्म। हाँ, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था मुझे कि फेस फेमिनाइज़ेशन करवाना है ना मुझे, तो उन्होंने मुझे 2-3 टेस्ट लिखे थे, तो वो करवा के रिपोर्ट जमा कर देना बोला था, तो मैं सर्जरी कर दूँगी। ओके, शिवांगी मैम या शुभांगी, आपने क्या बोला अभी? डॉक्टर शुभांगी। शुभांगी, ओके। और हुँ। ये शुभांगी मैम कहाँ की है? यहीं दिल्ली की है, वो हिमाचल की है? नहीं, नहीं, दिल्ली एम्स में है ना ट्रॉमा सेंटर वाले। अच्छा। हाँ जी। ओके। हुँ, हुँ। ठीक है, फिर तो आपका तो काम बन गया। आप बस जब भी आए आप मिल लीजिए, 1-2 मीटिंग में हमको लगता है हो जाएगा आपका काम। नहीं, मेरा तो एक्चुअली हो चुका है, ऑलमोस्ट मीटिंग हो गई थी मैम से। बस था कि उन्होंने ब्लड टेस्ट और सीटी वगैरह लिखा था ना फेस का, सीसीटी, वो जमा करने को बोला था, देन वो डेट क्लियर करके मेरी सर्जरी कर देंगे बोला था। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? एक्चुअली मुझे दिक्कत ये आ रही है कि मुझे 23 को आना है एम्स, बट स्ट्राइक हमारे यहाँ पर भी स्ट्राइक चल रहा है और हम्म। एम्स पर भी चल रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे डॉक्टर शुभांगी मिलेगी या नहीं। हाँ, तो वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब मैं इतने दूर से हिमाचल से आऊँगी, फिर वहाँ पे कुछ ना हो पाए तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक तो मुझे छुट्टियाँ शुभांगी, भी बहुत कम मिलती है। जी जी, तो शुभांगी शुभांगी मैम का ईमेल वगैरह नहीं है आपके पास? कुछ भी कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ भी? नहीं लिया था मैंने उस दिन ना, जल्दी के चक्कर में मैंने लिया ही नहीं उस दिन, वरना वो दे देते मुझे ईज़िली। तो फिर ऐसा तभी कीजिए ना, मैंने मैंने आपको भेजा है, शायद ग्रुप में ही भेज रखा है ये, शिवांगी शाह मैम का डिटेल, टेलीग्राम का फ़ोन नंबर भी भेज रखा है उसमें, और ईमेल आईडी भी। उनसे कांटेक्ट कर लीजिए फिर तो, वो सही हाँ, रहेगा। एक्चुअली मैम से मेरी बात हो जाए तो मेबी मुझे हेल्प होगा कि वो हम्म। 23 को है या नहीं है। क्योंकि ट्रॉमा सेंटर हम्म। के 2 डेज़ लगते हैं ना, एक तो शायद मंगलवार है और एक शुक्रवार को बैठती है वो। हाँ, जी जी जी। हाँ जी, तो हाँ, तो मेरा तो आप एक बार 2-3 विज़िट। कांटेक्ट कर लीजिए। जी। हाँ जी, 2-3 विज़िट ही हुआ था एम्स का। नहीं, मैं, मेरा ख्याल है कि भले वो आपको डेट दे रखी है, लेकिन आपको पहले पूछ के ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो फिर वो लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि हुँ, वही। एम्स है ना जी। हाँ, मेरा फ्रेंड भी कह रहा था कि वो मतलब मेल है, एम्स से चला हुआ है उसका भी प्रोसेस, बट वो कह रहा था कि बहुत डिले है। बट मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है इन सब बिल्कुल। चीज़ों में। हुँ, तो एक नहीं तो इस प्रोसीजर फॉलो करते हैं ये ना, ये ज गैजेट प्रोसीजर को फॉलो तो करेंगे ही प्रॉपर्ली।
बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत है पूरी ज़िंदगी है इसके हाँ, बाद। वही लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना इन सब चीज़ों के बारे में, पहले था वो। हुँ। सबको बात क्या है ना कि ऑलरेडी इतना लेट हो रखा होता है ना कि फिर उतना सब्र बचता नहीं है कि हाँ, मैं 1 साल 2 साल और ले लूँ, इसलिए हाँ, शायद। क्योंकि हम भी 2-3 आर्टिकल पढ़ रहे थे जिस पे मतलब सर्जरी हो रखी है उनकी, बाद में उन्होंने डॉक्टर को ही केस कर दिया कि हाँ, वापस हमें उसी बॉडी पर ला दिया जाए। हाँ, हुँ, एम्स में खुद हो इसीलिए रखा है हम ये चीज़। पेशेंट को ये कहते हैं। हाँ, एम्स में भी हुआ है, तो हम भी पेशेंट को जब काउंसलिंग करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि टाइम लो, एक बार एचआरटी में लाइफ जी के देखो, देन तुम सर्जरी में डिसाइड करना। अगर तुम्हारा मन बदल जाता है, तुमको वापस आना है, तो फिर सर्जरी के बाद तुम वापस नहीं आ सकते हैं। जहाँ तक एचआरटी में रिप्लेस हो सकते हैं, बट सर्जरी में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए टाइम देते हैं वो। ये हुँ। सारी चीज़ें तो काउंसलिंग के वक़्त ही क्लियर हो जाती हैं लगभग। आप किस डिपार्टमेंट में हैं? हाँ, एक्चुअली मैं गायनी डिपार्टमेंट से हूँ, तो ओके। हम खुद भी काउंसलिंग करते हैं एलजीबीटी पर, जैसे लोग आते हैं टीजी पर्सन्स, हुँ, कोई भी हुँ। होते हैं, तो साइकेट्री वाले मुझे कंसल्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है, हिस्ट्री रही है ना मेरी 8 इयर्स की, तो वो हुँ, मुझे हुँ। कभी-कभार काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, तो इसलिए। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर, आप ऐसा कीजिए कि जिस भी एरिया में आप हैं, थोड़ा-सा अपना डिटेल दे दीजिए ताकि कोई भी उस एरिया का बंदा लड़का-लड़की जो भी हो, वो ओके, आपसे मिल सकें और अगर आप फ्री हो तो गाइड कर सकें आगे। जो भी जहाँ आप जिस स्टेट में, जिस सिटी में हैं, उसके बारे में लिख के डाल दीजिएगा ग्रुप में। कुछ लोगों की मदद हो जाएगी जो भी उधर के होंगे। क्योंकि हर चीज़ कराने के लिए अगर एम्स आएँगे तो बहुत इशू होगा। एक तो समय नहीं है क्योंकि इतना दूर से आना-जाना बहुत समय एक्चुअली लग हम जाता भी है। प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, हाँ, पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली हमारे हिमाचल का एम्स स्टार्टअप नहीं हुआ है। जैसे ही वो स्टार्ट हो जाता है तो हमें कोई इतना दूर आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो हम तो वैसे में भी सबको सपोर्ट करने को बैठे होते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनकी वज़ह से मुझे रूड बिहेव सहना पड़ा था काफ़ी ग्रुप्स में, तो इस वज़ह से मुझे वो बिहेव पसंद नहीं है। हमको मतलब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हम भी स्टाफ से हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे मैम कुछ पर्सन ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, जिनमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हर जगह ना कुछ गंदगी होती ही है, तो हमारा काम ही है उसको साफ करना, क्या कर सकते हैं। जाने दीजिए। हर किसी को नहीं समझाया जा सकता। तो इसलिए मुझे एडजस्ट करना थोड़ा हो जाता है। कोई नहीं, आप थोड़ी-सी जानकारी बस अपना एक्सपीरियंस जो भी है शेयर कर दीजिए, बाकी मैं इससे ज़्यादा सपोर्ट करने की नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत समय लग जाता है। हर क्या पता कोई नीडी है भी या सिर्फ़ मज़े लेने के लिए बार-बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ, तो वो भी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। हाँ, तो ये हुँ। दिक्कत है, कोई नहीं, आपके पास जो नहीं, जानकारी है मेरे आप तरफ एक से तो नोट लिख मेरा के बस डाल दीजिए। जी। ओके, मेरे तरफ से तो मैं मतलब जैसे भी है, मेरे तरफ से तो मैं बेस्ट दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी दे दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि थोड़ा बहुत तो होता ही है सबका। ऐसा होता है ना मैम कि अगर आप एक साथ बहुत सारा समय दे दिए ना और उसका रिजल्ट बाद में खराब थोड़ा बहुत हुआ ना तो फिर मन दुखी हो जाता है। फिर आप उस समय को देने से कतराएंगे, दूर हटेंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही समय दीजिए जितना हो सके, और जो भी गलत लोग आपके आसपास आ रहे हैं उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते रहिए। उसकी मैं अब वजह ऐसे ही करता हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, परेशान हो जाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है। जैसे जैसे मैंने ना हो एक्चुअली सकता है आपका वो देखा था। हाँ, यस मुदगल मैम। जी, एक बार रिपीट जी। हाँ मैम, बात यह है कि ना मुझे इंटरेस्ट तो सर्जरी में है, बेसिकली टेस्टिकल रिमूवल वाली, पर मेरा जो अट्रैक्शन है ना वो भी लड़कियों की तरफ होता है। तो फिर मुझे ये आप अभी पूछना था कि मतलब हाँ, मेल टू फीमेल हो ना? हाँ, पर अट्रैक्शन मुझे फीमेल में ही होता है। एक्चुअली मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी, आप अपने आप में कुछ और टाइम दीजिए, क्योंकि इस केस में ऐसा होता है कि आप जितना अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करोगे, उतना क्लियर आप अपने आप को क्लियर आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आप कुछ टाइम देखो, अपने आप को मतलब वो करने की कोशिश करो कि मैं क्या हूँ?
मैम किस साइड मेरे मेरा मुझे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है? मैम एकदम से मेरी मतलब आप इतना जल्दी डिसाइड मत करो किसी भी चीज़ का, क्योंकि आप दोनों साइड चल रहे हो ना, तो बाद में ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सर्जरीज़ के बाद कोई भी रिप्लेस नहीं होगा, है ना? तो एक बार डिसाइड ओके करके देखो कि आप इन सब चीज़ों में खुश हैं, अपने आप को खुश रख पा रहे हो, जितना चीज़ आप कर रहे हो, एचआरटी ले रहे हो, चाहे जो भी है, आप इस चीज़ से खुश हो। तो एक बार मेरे अकॉर्डिंगली तो ये करके देख लो, कुछ टाइम दे दो, एकदम से सर्जरी का डिसाइड मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे मतलब एकदम से जल्दबाजी मत करो। ओके ओके थैंक यू। क्योंकि जो भी साइकियाट्रिस्ट आपसे पूछेगा, देन मेरे अकॉर्डिंगली तो फीमेल अट्रैक्शन भी है और आपको मतलब मेल में भी है ना? नहीं, मेल में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है। तो आप इसलिए कर क्यों रहे हो? किस रीज़न से कर रहे हो ये चीज़ें? मैम डिस्फोरिया तो मुझे 13 की एज से और ऑलरेडी 20 ईयर्स हो चुके हैं फेस करते अच्छा। हुए। हुँ। ये बात है। मतलब और किस मैंने तरीके का? क्योंकि डिस्फोरिया में ऐसा होता है ना, हम जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिस्फोरिया है और जैसे गर्ल्स के कपड़े पहनना, गर्ल्स की तरह रहना और गर्ल्स की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे किसी का होता है कि मेल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आपको क्या है? मैम बेसिकली मुझे है जैसे बॉडी हेयर्स और मस्कुलिन जो लुक है मेरी, उससे हुँ। डिस्फोरिया होता है। तो मैंने एचआरटी जब ली थी तो उसके इफेक्ट में फेमिनिन लुक तो आया है, पर बात ये है कि कभी कभी जो लिबिडो होता है ना, उससे हुँ। मुझे बहुत ज़्यादा डिस्फोरिया होता है। तो वही मेन ना क्वेश्चन कि वही है। आपको सिर्फ़ अपने बॉडी से मस्कुलैरिटी एंड हेयर से प्रॉब्लम थी, है ना? यस, और तो फिर थोड़ा आपने बहुत फिर एचआरटी में कितना टाइम हुआ है आपको? एचआरटी में मुझे हुए हैं करीब, मैम टेस्ट जो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर है वो तो मुझे काफ़ी साल हो गए, 4-5 साल हो गए। पर जो एस्ट्रोजन है वो भी 1 साल से ही शुरू किया है। अच्छा, तो फिर ये आप हाँ खुद सेल्फ ले रहे हो या फिर किसी डॉक्टर के अंडर ले रहे हो? मैम, ये एस्ट्रोजन तो मैंने एम्स से ही मैंने बनवाया हुआ है, पर उससे पहले का जो टाइम है वो मैंने खुद से लिया था। अच्छा, यही तो बहुत बड़ी गलती होती है ना, हम जितने भी लोग हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो वही कहते हैं ना कि हम पेशेंट को कि जल्दबाज़ी मत करो और कभी भी ना सेल्फ एचआरटी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैम क्योंकि वैसे बेसिकली मैंने साइकियाट्रिस्ट का स्पाइरलेक्टोन। जो स्पाइरेक्टोन होती है ना, वो मतलब हमारा पोटेशियम डाउन कर देती है और बीपी गिराती है। तो ये बहुत हाई डोज़ है और इसको कभी भी अपने सेल्फ उससे लेना भी नहीं चाहिए। मैम मैं इसीलिए मैं इसको डेली लेता था अ, कम से कम 72 आवर्स के गैप पर। मानते हैं आप 72 आवर्स के गैप में लेते थे, बट आपको ये भी पता होगा ना कि डॉक्टर्स जब भी लिखता है आपका बॉडी वेट, बॉडी हेल्थ एंड आपकी ग्रोथ के अकॉर्डिंगली हम डोज़ सजेस्ट करते हैं, है ना? तो हम हाँ सेल्फ में मतलब किसी एक दूसरे के बातों पर मतलब एकदम से अदर पेशेंट को जितना लिखा है जैसे 50 एमजी, 25 एमजी सजेस्ट किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सूट करेगा। तो इसीलिए हम मना करते हैं कि सेल्फ एचआरटी कभी भी स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो आपके ओके। लिए ही नुकसान करेगा, आपका बॉडी का ही वो करेगा, ना कि मतलब आपका कोई प्लस पॉइंट नहीं होगा उस चीज़ में। आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उस चीज़ से अगर आप सेल्फ एचआरटी स्टार्ट करोगे, उल्टा कॉम्प्लिकेशन होगी। देखो आप क्या? हाँ, तो आपने देखो आपको था कि बॉडी हेयर एंड मस्कुलरिटी से इफ़ेक्ट था। ये 2 चीज़ों से तो हम डिस्फोरिया डायग्नोज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिस्फोरिया डायग्नोज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो भी साइकियाट्री आपसे फ़ॉलो-अप के दौरान क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो मेन रोल होता है कि आप 2 चीज़ों से अपने आप को नहीं कह सकते कि आप डिस्फोरिया में हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेनली बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने भी, कि कुछ लोग ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में कुछ थोड़ा-सा मतलब गर्लिश टाइप रहना चाहते हैं, बट बाद में वो उस चीज़ से मतलब हेट करना शुरू करते हैं।
तो मुझे तो यही लग रहा है कि आपके केस में भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि आपने मैम इतने 4 इयर्स की एचआईटी स्टार्ट करके क्या आप हैप्पी हो उस चीज़ से, जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है? जैसे मतलब ब्रेस्ट आती है इन सब चीज़ों से, ब्रेस्ट है, हेयर आपकी लाइट हो रही है, बॉडी चेंज हो रहा है, जैसे बॉडी का मतलब आपका बॉडी सॉफ्ट होना शुरू हो गया होगा। मेल का बॉडी थोड़ा-सा हार्ड होता है, मतलब उनमें थोड़ी-सी ज़्यादा मस्कुलैरिटी होती है, तो हार्ड होता है। तो क्या आप उससे हैप्पी हो, जो आप में चेंजेस आ रहे हैं? यस मैम, हैप्पी तो हूँ। हैप्पी हो। यस। फिर आप यस। डबल चीज़ों को लेके क्यों चले हो? मतलब आपको अट्रैक्शन गर्ल की साइड है, आपको एक लड़की की ही साइड चाहिए, है ना? यस मैम। हाँ, तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा ये होता है कि आप अपने आप में थोड़ा-सा टाइम दो, अपने आप को क्लियर डिसीज़न दो एक बार कि मैं क्या हूँ? तो ओके। जितना आप धीरे-धीरे स्टेप ओके, तो फिर अभी बस एचआईटी पे ही ध्यान देना चाहिए। लोगे। हेलो हाँ, हाँ, मैम, मेरी अभी वॉइस सिर्फ हाँ। एचआईटी पे ही ध्यान देना चाहिए। हाँ, मेनली हम बोलते हैं जितने भी पेशेंट को मतलब 2 इयर्स तक का तो वेट करना चाहिए एचआरटी पर ना। जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाते हैं कोई, मतलब किसी को जल्दी होता है, बट जल्दी भी ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं करवाना चाहिए। 2 साल के बाद ही लेना चाहिए कोई भी फैसला हो ना, क्योंकि 2 इयर्स में काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपका फैमिली जेनेटिक्स कैसा रहा है, आपके मदर्स का हिस्ट्री कैसा रहा है। तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और 2 इयर्स तक तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखने को मिलते हैं। इसीलिए वो 2 साल तक का वेट करने को कहते हैं डॉक्टर्स ना, कोई भी सर्जरी परफॉर्म करने से पहले पेशेंट पर। हम ओके। तो चाहे वो फीमेल की बात हो, चाहे वो मेल की बात हो, दोनों में सेम जाता है। एचआरटी में आप जितना ज़्यादा समय दोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना पेशेंस रखोगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कोई भी जल्दबाजी करना आपके लिए ही गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे, जो बाद में उस चीज़ को मतलब रिग्रेट करते हैं कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था। तो उस टाइम कुछ भी नहीं हो सकता है। इवन वो आपके डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं तो आपको यही कहूँ कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के देखो, अपने आप को क्लियर डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। अगर आप एचआरटी में खुश हो, अगर आपकी जो बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, देन आप सर्जरी करवा लेना। अगर आप उस चीज़ से हैप्पी ना हो, तो फिर उसको स्टॉप कर देना। ओके मैम, एक और क्वेश्चन है। हुँ। हेलो। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम जो लिबिडो होता है, सबसे ज़्यादा हाँ, हाँ। डिस्फोरिया मुझे उसी से होता है, तो उसको रोकने हुँ। का कोई तरीका है? एक्चुअली जो डिस्फोरिया जैसे कुछ कुछ पेशेंट को होता है कि भाई किस-किस चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों को डिस्फोरिया रहता है। बहुत कहते हैं, जैसे मुझे खुद को पर्सनली ब्लड से बहुत वो होता है। मुझे ब्लड की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है ना? तो वो एक बार आप ना अपने डॉक्टर्स के बाद डिसाइड कर लेना। वैसे जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उतना आप डिस्फोरिया से बाहर आओगे। जितना आप उस चीज़ को मतलब अपने माइंड में थॉट क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा आपको डिस्फोरिया होगा। तो इसमें होता है कि पेशेंट को मेडिटेशन करो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, आपको एक्चुअली एक उनको एफ़िडेविट देना पड़ेगा। जी। आप अपने टीजी जो भी सेशन 7 बना है, उसको अप्रूव करके एक एफ़िडेविट देना पड़ता है, तभी आपका मतलब बर्थ सर्टिफ़िकेट में नेम चेंज हो जाता है। अगर आपका आधार वग़ैरह में नेम चेंज हो चुका है, तो ईज़िली प्रोसेस हो जाता है। वैसे एफ़िडेविट देना ही पड़ेगा आपको ना, किस हाँ, बेसिस मैंने पर आपको। एफिडेविट बना लिया था अपना नेम एंड जेंडर चेंज का, उनको मैंने वो सबमिट कर दिया। हाँ, ओके, तो ईज़िली हो जाता है उसपे ना। आप बट वो मतलब लोग मेरे को रेफरल मांग रहे थे कि किसी स्टेट में ऐसा हुआ है कि नहीं दूसरों का, तो मैंने दूसरे स्टेट का भी 2 आप लड़कों का टीजी उनको दिखा दिया था। वेट करो, आप कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करते हो? वो तो असम से। असम से हो, तो
काफी सारे स्टेट को इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो आप अपना मतलब जैसे गैजेट में भी होता है कि गैजेट लेटर के अंदर भी लिखा गया है सेशन 7 के अकॉर्डिंगली नेम चेंज हो जाता है, तो उनको प्रोसेस इजीली समझा लीजिए एक बार। मैंने काफी हाँ सारे हाँ लोगों का सुना है, काफी जगह में अवेयरनेस नहीं है इन सब चीजों के बारे में, तो इसलिए प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ, हाँ हो जाता है, वैसे सेशन 7 से हो जाता है। आपको सिर्फ ऑथेंटिक जेन्युइन प्रूफ देना पड़ता है उनको कि किस बेसिस पर कर रहे हैं आप। एक हाँ उन्होंने एफिडेविट एंड मांगे थे तो मैंने हाँ एफिडेविट दिए है और मैंने जीडी लेटर भी दिए है अपने सेक्रेटरीज का। हाँ, आपका हाँ जी। प्रूफ लेंगे। हाँ एक्चुअली मैं भी आसाम से हूँ। तो मैंने अभी हाल ही में सेक्शन 7 के लिए टीजी गार्ड अप्लाई करने को दिया है, तो उन्होंने जो है मेरा जीआईडी लिया और आधार कार्ड जो है वो लिया। तो सेक्शन 7 के लिए जब मैं मतलब पूछताछ कर रहा था, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्शन कर रहा था कि अगर मुझे बर्थ सर्टिफिकेट और अदर 10-12 का डॉक्यूमेंट्स चेंज करना होगा तो मतलब कैसे करे करके। तो उन्होंने मुझे ऐसा एफिडेविट का तो कुछ नहीं बोला, पर हाँ आधार कार्ड आप पहले चेंज कर लीजिए ताकि इजीली प्रोसेस अप बाकी 10-12 एंड बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो चेंज करवाने के लिए। तो आधार कार्ड ही उन्होंने बताया वैलिडली। आसाम में बोल रहा हूँ, बाकी स्टेट का बता नहीं। लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से आसाम। हारना नहीं भैया से मुझे एक क्वेश्चन था। जी जी। हाँ, मैं आपसे पहले भी वैसे तो बात कर चुका हूँ, पर जी। अभी जैसे कि मेरा 1 साल 1 महीना पार हो गया है एचआरटी को। हम्म। तो अभी मैं टोटली मतलब सर्जरी के बारे में पूछ रहा हूँ, सर्जरी को लेके। तो लास्ट टाइम से भी आपसे बात किया था, पर मुझे इतना क्लियरफाई नहीं हुआ टोटली क्या चीज़। क्योंकि आसाम से मैं अगर दिल्ली जाऊँ तो बिना नॉलेज का तो मेरे लिए वो बहुत लॉस भी हो सकता है। अगर मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं नहीं जा सकता। तो जैसे कि आपकी सारी वीडियोस देखा है आपने, एम्स से ही आपने करवाया है, तो मैं थोड़ा-सा प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि मतलब वहाँ जाऊँ तो डॉक्टर मुझे डेट देंगे या चेकअप करेंगे, मुझे कहाँ-कहाँ जाना होगा? इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेली में जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया ना तो आप एम्स आ सकते हैं, फिर भी आपको समय लगेगा क्योंकि आपका जीडी लेटर जो है एम्स से नहीं है। तो आप सबसे पहले यहाँ आके राजेश खडगावत सर से मंडे की जो ओपीडी लगती है टीजी पेशेंट की उसमें आके मिलिए और फिर वो नेक्स्ट डेट देंगे, या अगर उस दिन सेम डे भी देख लिए ना तो फिर भी नेक्स्ट डे बुलाएंगे 1 हफ्ते बाद जब आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाएगा। हो हुँ, हुँ। सकता है कि वो आपको सर्जरी के लिए रेफ़र कर दे, या हो सकता है आपको फिर से यहाँ जो साइकियाट्रिक हैं उनके पास भेजे एक एक क्लियरेंस के लिए कि वो क्लियर कर दे कि हाँ आप हुँ, मेंटली हुँ। फिट हो, आप सर्जरी के लिए जा सकते हो। तो फिर आपको फिर से राजेश खडगावत सर के पास आना पड़ेगा जब साइकियाट्रिक से क्लियरेंस मिल जाएगा तो। उसके बाद राजेश सर फिर क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद आपको भेजा जाएगा प्लास्टिक एंड बर्न डिपार्टमेंट। फिर वहाँ जी, पे सर्जरी का प्रोसेस शुरू होगा और उसमें कम से कम 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे क्योंकि ओके। आपको डेट मिला पीएसी के लिए, प्री एनेस्थीसिया के लिए, चेकअप के लिए, जो ब्लड टेस्ट वगैरह सारा जी, डिटेल जो होता है उसमें जी। आप 4-5 दिन लगाओगे। सारा टेस्ट होगा वहीं एम्स से ही क्योंकि बाहर का वो हुँ, अलाउ नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। तो उसमें आपका 15-20 दिन चला जाएगा। हो सकता है कि 15-20 दिन में आपको 3-4 दिन ही काम करना पड़े, बाकी बैठना ही पड़ेगा वहाँ पे। ओके। उसके बाद फिर जब अगर आप प्राइवेट वार्ड अलाउड करवाते हो तो आपको ईज़िली मिल जाएगा समय कि हाँ आप अगले मंडे या जैसा भी आप चाहेंगे मिल जाएगा। लेकिन हुँ, आपको जो वो जो बेड होता है, क्या बोलते हैं, जेंडर वार्ड होता है, हुँ, हुँ। उसमें समय जब उनके पास खाली होगा तभी वो बुलाएँगे। जैसे मान के चलो कि 15 दिन बाद खाली हो रहा है कोई बेड, तो फिर वो 15 दिन बाद का डेट देंगे। उस दिन आप हुँ, जाओगे, कहेंगे नहीं वो डेट फुल हो गया, तो फिर बुलाएँगे अगले दिन आओ। तो ये जो दिक्कत है ना, ये आता है तब थोड़ा। और अगर ज़्यादा आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि आप बहुत दूर से आए हो तो उनके पास हुँ, ऐसे हुँ, बेड रहते हैं जो ज़्यादा इमरजेंसी वाले केसेस होते हैं उनको उस पे भेज देते हैं। लेकिन अगर हुँ, हुँ। पड़ा हुआ है बेड तो फिर आपको अलॉट कर देंगे और फिर आप वहाँ 2-3 दिन में सर्जरी हो जाएगी। जी। ऑल ओवर ये मतलब कितना लग सकता है ये सारी चीज़ों में, सारे प्रोसेस में? सारे प्रोसेस में मुझे जितना समझ है कम से कम 3 महीने लग जाएँगे, और मतलब प्रॉपर 3 महीने आपको वहाँ रुकना नहीं है। जैसे आप हुँ, राजेश सर हुँ। से मिलने आए, महीने में जी। 1 बार आप आ जाओ, अगले महीने फिर आप साइकियाट्री के पास आ जाओ, या हो सकता है कि साइकियाट्री का ऑलरेडी आप
वो तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पहले ही जी अपॉइंटमेंट ले लेना आप, और जी उसके बाद फिर राजेश सर से मंडे को मिल लेना, और सैटरडे को साइकेट्रिक से मिल लो, फिर मंडे को राजेश सर से मिलो। और जब वो नेक्स्ट डेट बताएंगे तो फिर आप वो सेट कर लेना अपने हिसाब से समय, कि मुझे अब कब साइकेट्रिक से मिलना है, कब राजेश सर से मिलना है। वो आपको समझ आ हम्म। जाएगा उस वक्त। और फिर वो अपना जो बताएंगे, तो मुझे लगता है कम से कम 3 महीने तो आपके लग जाएंगे आराम से, ये पूरे ऑल समय ओवर में तीन। मतलब स्टार्टिंग से लेके हाँ, सर्जरी तक का हाँ, मिनिमम 3 मंथ लगेंगे, मिनिमम। मिनिमम उससे 3 ज़्यादा भी मंथ्स। लग सकता है, हाँ। और ऐसा नहीं है कि आप हर मंथ ही आना है, मान के चलो कि आपका साइकेट्रिक क्लियर नहीं कर रहा है, तो हम्म 1 मंथ आप आओगे, उनसे मिलोगे, काउंसलिंग होगी, फिर बोलेंगे कि 2 महीने बाद आप रिपोर्ट ले जाओगे, या 1 महीने बाद। तो बोलोगे मेरे पास इतना समय है, मुझे इस डेट को दे दीजिए डेट, मैं इस दिन आऊँगा रिपोर्ट लेने। फिर आप उस दिन आना, जब मान के चलो 2 महीने बाद आप कंफर्म करते हो कि मैं 2 महीने बाद आऊँगा, तो फिर उस दिन आके आप रिपोर्ट ले सकते हो। फिर रिपोर्ट मिलने के बाद फिर यहाँ से क्लियर होंगे, और फिर रिपोर्ट मिलते ही आपको कम से कम 1 महीना समय लगेगा, उसके अंदर हो जाएगा काम आपका सर। बस वो रिपोर्ट जो मिलता है ना साइकेट्री का, कि हाँ आप ओके हो, सब ठीक है, वो थोड़ा सा हम्म। समय लगता है बस। जी। जैसे आपने अभी प्राइवेट वार्ड का बात किया, मतलब प्राइवेट हम्म। वार्ड में क्या मतलब जल्दी हो जाता है, तो वहाँ पर मतलब ऐसा कैसे खर्चा वगैरह कैसा पड़ता है? जल्दी तब होता है जब साइकेट्रिक आपको बोल हम्म, देते हैं कि हाँ आप जाओ, हम्म, मतलब आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं तब। हम्म, और उसका खर्च का मैं बताऊँ तो 2500 रुपये आपके लगेंगे, ओटी हम्म, चार्ज जिस दिन ऑपरेशन होगा उसका चार्ज लगेगा 2500 रुपये। जी, हम्म, उसके अलावा 3000 पर डे लगेगा, सिर्फ रूम का, जो रूम आपको मिलेगा बेड उसका। हाँ उसके साथ खाना का आपको खुद से पे करना पड़ेगा, वो आपका 150, 200, 300 तक जा सकता है। मेरे ख्याल हम्म, से 300, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है खाने का, पर डे का। हम्म, फिर मेडिसिन, हम्म, इंजेक्शन, जो भी चीज़ें लगेंगी ऊपर से, वो सब हम्म, आपको पे करना पड़ेगा। प्राइवेट वार्ड का ये है। यानी हम्म, अगर आप 3 दिन रहते हो तो नौ हम्म, हज़ार आपका बेड का चार्ज, प्लस हम्म। 2500 ओटी का चार्ज, प्लस जो मेडिसिन और खाना जो आप खाते हैं उसका चार्ज, यानी कम से कम 15-20 हज़ार रुपये चला जाएगा 3 दिन का, तो दिन का। अगर बोलने जाने से मेन दिक्कत हमें साइकेट्री से लेटर लेने में हो सकता है वहाँ पर, ज्यादा भाग हाँ, दौड़। भाग दौड़ ज़्यादा नहीं होगा, वो रिपोर्ट देने में समय लगाते हैं, एक काउंसलिंग करेंगे आपकी, एक से दो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, उसमें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट जो बनाते हैं ना, वो उनके इंटर्न या जो भी स्कॉलर होते हैं, हाँ। पीएचडी स्कॉलर, ये लोग बनाते हैं। ये हम्म। समय बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो प्राइवेट मतलब वर्ड में ज्यादा जल्दी होता है या एज अ गवर्नमेंट मतलब देखो देखे जाओ तो देख मैं अगर एम्स देखो, के मैं सजेस्ट करूँगा, अगर प्लास्टिक एंड बर्न डिपार्टमेंट में जाना है ना, तो जनरल जी वार्ड ले लो, हम्म आँख मूंद के ले लो, क्योंकि वहाँ पे लगभग सेम फैसिलिटी मिलेगी, वही है। 1-2 दिन हम्म ज़्यादा डिले कर देंगे सर्जरी में, क्योंकि हम्म प्राइवेट वार्ड वालों का जल्दी कर देते हैं, क्योंकि उनसे पैसा ले रहे हो, तो वो जल्दी हाँ करेंगे सर्जरी। 1-2 दिन का वही अंतर रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। खाना बहुत अच्छा हम्म मिलेगा, रहने को बहुत हम्म अच्छा मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं कहूँगा जनरल वार्ड लो आराम से, 1 नंबर जगह है, हम्म मस्त एसी में सो, हम्म कोई दिक्कत नहीं है। पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एम्स में अगर कोई और डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, जैसे गायनी डिपार्टमेंट आपको ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे थोड़ा इशू हो सकता है। तो हम्म गायनी डिपार्टमेंट हो गए, या कोई और भी डिपार्टमेंट में ज़रूरत लगे कि मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी, तो फिर मैं कहूँगा कि अगर उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये जो प्लास्टिक एंड बर्न डिपार्टमेंट ये नया बना है, बहुत ही हम्म, तरीके से बना है, तो यहाँ पे दिक्कत बहुत ही कम होता है लोगों को। जी। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप तो दिल्ली में ही रहते हो, वहाँ पर हम्म। कुछ तारक हॉस्पिटल ऐसा करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या? कौन सा फिर से बोलिए। तारक हॉस्पिटल ऐसा, पारक। तारक TARAK तारक हॉस्पिटल। तारक। हाँ नहीं, मैं तो नहीं सुना। आपके पास कुछ लिंक वगैरह है उसके बारे में, तो आप मुझे शेयर लिंक कर दीजिए। मतलब मैं गूगल पे भी मैं सर्च किया था तारक हॉस्पिटल गवर्नमेंट करके, तो मुझे वहां पर मिला था, लेकिन मैक्सिमम लोगों को तारक हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं। मुझे कैसे पता लगा, बिहार के आपने बीच में सुना होगा कि बिहार के गवर्नमेंट सर्जरी फ्री देते हैं, सर्जरी के लिए मतलब फंड देते हैं लोग बिहार के लोगों के लिए। तो ऐसे अच्छा। ही मैं बिहार के सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते बिहार के एक NGO से मेरा जो बातचीत हुआ उनके मेंबर से, तो उन्होंने हम्म। बताया कि जितना भी जो बिहार के स्टेट है उनसे 5000 रुपीज चार्ज करते हैं और उनका आधार कार्ड लेते हैं,
और जो बाहर के स्टेट के हैं तो उनसे 8,000 रुपीज़ लेते हैं, चार्ज करते हैं और उनका आधार कार्ड लेकर एक क्या बोलते हैं उसको, लाइक का जो है चेंज कर देते हैं, आधार कार्ड का जो एड्रेस है बिहार का कोई भी जिले का बना दिया जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट का एक एफिडेविट लेकर उसको फंड के लिए भेज दिया जाता है। फंड आने के लिए 2-3 महीने लगते हैं बोला, और फंड आ जाए तो तारक हॉस्पिटल में उनका जो टॉप सर्जरी है और हेक्टेक्टमी सर्जरी जो है वो दोनों किया जाता है। ये मैं सुना हूँ, मतलब बिहार के एनजीओ के मेंबर्स है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि सच बात है, झूठ मैं बात है, क्या उसको है? लेके मैं रिजल्ट भी मांगा कि आपने जिन जिनों को कराया है उनसे मुझे बात करवा दो, तो जिन जिन लोगों ने मुझे बताया है उनका तो मुझे वैलिड ही लगा, जेन्युइन ही लगा। स्टिल मतलब थोड़ा मन में डाउट है क्योंकि इसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो थोड़ा ऐसा डाउट रह जाता है ठीक है, जी। तो आप मुझे डिटेल ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़, मैं भी थोड़ा इस पे हाँ, मैं रिसर्च करूँगा चाहूंगा कि कि पता एक बारी आप भी चेक कुछ करें फ्रॉड हो रहा हो। कि है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो बहुत से लोगों को हेल्प हो जाएगी इस चीज से बचने के लिए, और अगर बाई चांस ये है तो बहुत से लोगों की मदद भी हो जाएगी। मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा इसका, जो बिहार का ये एनजीओ का जो भी है, जो पता लगा है। हुँ, हुँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा दिल्ली एम्स के बारे में देखो टोटली मैं सोच रखा था, लेकिन जब मुझे ये पता लगा मुझे थोड़ा एम्स के लिए ब्रेक ले लिया। मैं एम्स को लेके थोड़ा नहीं सोचने लगा। देखते हैं कि अगर बिना भाग दौड़ किए हम यहाँ से अगर आधार कार्ड देकर थोड़ा 7-8 हज़ार अगर इन्वेस्ट करके सही में अगर हो रहा है तो क्या बुरी बात है, लेकिन हुँ, जेन्युइन हुँ। है कि नहीं ये थोड़ा डाउट रह जाता है। और सर्जरी कैसी होगी, और फैमिली वाले डाउट करते और हैं जी। रिज़ल्ट का कुछ पता चला है? रिजल्ट के बारे में मैं मांगा उनसे तो बहुत लोग बिजी रहते हैं, मैं भी इतना नहीं देख पाता हूँ, तो मैं इतना गौर नहीं कर पाया। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बारी इस बारे में इंफॉर्मेशन मतलब हो सके तो करिए, ताकि बहुत लोगों को पता लगे, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, मैं आप थोड़ा-सा डिटेल भेज दीजिएगा। वैसे मैं गूगल पे चेक कर रहा था, तारक हॉस्पिटल तो हाँ, मुझे दिख रहा है। उत्तम नगर में कहीं है। बाकी मैं देखता हूँ और बात करता ये हूँ नील ज़रूर मैम को थोड़ा। मैंने भेजा था। नील मैम से मैंने पर्सनली बात किया था, ये सारी चीज़ें मैं बताया उनको, तो उन्होंने बोला कि जेन्युइनली है कि नहीं अच्छे से पहले चेक कर लेना चाहिए, और इफ़ पॉसिबल इससे थोड़ा मतलब अ, दूर ही रहिए क्योंकि आप बिहार के नहीं अलग स्टेट के हैं तो बाई चांस कुछ भी हो सकता है, उन्होंने बोला। बट मैं सिर्फ तो बैकआउट कर दूँ तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो इसके पीछे है, तो उन सारे लोगों के लिए हुँ, भी एक बारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि उनका भी ये है कि और नहीं है चेक कर लेने के लिए। आपने एनजीओ का नाम क्या एनजीओ बताया? का नाम मुझे मैं भूल गया हूँ, मैं आपको ऑल डिटेल आपके इंस्टाग्राम आईडी और इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम जो आईडी है मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। ट हुँ, आप मेरे साथ भी शेयर कीजिए वो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी मैम, मैंने आपसे कराया, मैं आपको किया था हाँ, आपने अभिषेक। सिर्फ जो हाँ याद है मुझे, आपने वो हाँ हाँ। गूगल का कुछ शेयर किया था, एनजीओ का नहीं। हाँ हाँ मैम, एनजीओ का मैं नहीं दिया था, हाँ, मैं वो ये दे दूंगा एनजीओ आपको। इसी ग्रुप में भी है ना मेंबर्स कुछ, इस एनजीओ के इस ग्रुप में है शायद। हाँ मैम, यहाँ पर इस ग्रुप में भी है उस एनजीओ के कुछ मेंबर्स। हाँ, एनजीओ के ये ज्यादा एक्चुअली कार्यकर्ता हमारे ग्रुप में है। एक्चुअली कोई अनु करके नाम की है, जी मैम, निशु उनका अनु एनजीओ है करके है, शायद। एग्जैक्टली। जी जी। हाँ, एक निशु है, एक अनु करके है, उनका जी एनजीओ है। मैम। देखिए, फ्रॉड इस लेवल पे होता है ना कि हमें भी समझ नहीं आता कि अच्छा ये सच में नकली था क्या? तो थोड़ा-सा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग इस तरीके से काम करते हैं, अगर वो सच में असली जी नहीं हाँ, है, वही है। तो बहुत जल्द पकड़े जाएँगे क्योंकि हाँ, एक्चुअली उसका बाकी अगर सच वाली काम होते तो वो दिख हम्म, जाता है। जी। ये काफी टाइम से मैंने आपके ग्रुप पर भी देखा था और इंस्टाग्राम ग्रुप पर भी शेयर किया था उन्होंने, मतलब हम्म। हम्म, पर बेसिकली जो भी ऐसे मतलब सबको स्कीम्स बस है, इतना हो रहा है कि कुछ हो हाँ, रहा है। ऐसे सबको जो बस भी इतना पता स्कीम्स है है, कि एक अंदर बार ही आप अंदर कुछ हो गजट रहा में है। चेक कर लीजिए। हाँ, नॉर्मली सबको ऐसी कोई पता अगर है कि स्कीम बिहार होगी, का एनजीओ है। ऐसी कोई स्कीम होती है नॉर्मली, तो आपको एनजीओ के थ्रू ही नहीं जाना है,
आप जब भी ऐसा कोई स्कीम डिक्लेयर होता है तो वो एक मिनिस्ट्री के अंडर डिक्लेयर होता है। जैसे कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक स्माइल नाम की स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। तो उसके बारे में अगर किसी को कोई स्कीम अप्लाई करना है या बेनिफिशियरी हो, तो उनको मिनिस्ट्री को कांटेक्ट करना पड़ता है। नॉर्मली जो एनजीओ क्या करते हैं, उनको एक पेपर होता है उनके पास, जहाँ पर उनको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या प्रोसेस होते हैं। पर अगर आप एनजीओ नहीं डायरेक्टली भी कांटेक्ट करते हैं, तो मिनिस्ट्री भी आपको वही डिटेल देंगी जो कि एनजीओ के पास है। हम्म। सिर्फ जो है ज्यादातर थोड़ी बार एनजीओ थोड़ी पैसे लेते हैं आपसे ये सब काम आपके लिए करने के लिए। हम्म। तो नॉर्मली जो है एनजीओ पे ज्यादा जाना नहीं है, खुद हम्म। कितना हो सकता है उतना करना है। और ऑनलाइन हमारे पास गूगल बाबा लंबे समय से है, हिंदुस्तान हाँ। में भी है, सभी जगह गूगल बाबा जय हो, वो ज्यादा डिटेल्स दे देते हैं। हम्म। मतलब ऐसा है कि हम तो समझते हैं, तो हम लोग फटक से कुछ भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में 100 टाइम्स डिटेली रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन बहुत से हाँ। जो यूथ है आजकल के, जिसको जल्दी रहता है हर चीज करने का, तो वो लोग इस इन्फ्लुएंस ऐसा चले जाते हैं कि बाद में मतलब उनको बहुत तकलीफ होता है, बहुत दिक्कत आता है। एक दो ऐसे लोग हैं जिनको जो ऐसे टेक्स्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया करके। तो इसलिए जेन्युइन है कि नहीं, मेरे पास एक्चुअली जैसे डॉक्टर मैम आपने बताया अनु करके, उनका नंबर है। उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके समझाया था एक्चुअली इसके बारे में टोटली। तो उनका नंबर मैं हानानी भैया और मैम नील मैम आपको भी मैं सेंड कर लूंगा। आप एज अ नॉर्मली आप कॉल करके मतलब उसके बारे में डिटेली पूछ कर आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, मतलब क्या है। शायद से मैं भी नहीं समझ पाया उतना उनकी बातें। हो सकती बस है। वही है कि नंबर किसने दिया क्या दिया ऐसा कुछ ना निकले। बस मैं भेज दूंगा नंबर, क्योंकि शायद से उनका पर्सनल नंबर भी रहता होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज ए एनजीओ के पर्सन कोई अपना पर्सनल नंबर शेयर करेगा। हाँ, थोड़ी बार ज्यादा एनजीओ के पास उनकी खुद की नंबर नहीं होती, इसलिए हम्म, पर्सनल नंबर भी यूज करते हैं। शायद से। क्योंकि अभी जो मेरी नंबर है, वो हम्म। किसी के लिए भी सेम नंबर है, मेरी पर्सनल नंबर, ऑफिशियल नंबर भी पर्सनल नंबर भी। तो इसके लिए ज्यादातर लोग सेम ही नंबर यूज करते हैं, अनलेस कि उनकी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत बड़ी हो जाए। उनका बोलने का तरीका से तो मतलब जेन्युइन ही लगा था मुझे कि कोई भी ट्रांस पर्सन हो गया, कोई भी ट्रांस वोमेन हो गया, नहीं, उसको हर चीज देखिए का एनजीओ इंसाफ की जो दिलाएंगे। है, और जो भी हम्म, स्कैम करते हैं, उनकी यही खूबी होती है कि वो हम्म, अच्छे से बात करते हैं। यही तो सही बिल्कुल। तो अगर कोई अच्छे से बात करे तो हमें उनको इमीडिएटली उनकी वर्ड पे नहीं लेना चाहिए, वेरीफाई करके ही वर्ड पे लेना चाहिए। एग्जैक्टली। इसीलिए जब हम केस फाइल करते हैं, भी एक डॉक्यूमेंट भी होता है, वेरीफाइंग एफिडेविट नाम की। वो कहती है कि हमने जो भी इस पिटिशन में मेंशन किए वो सब सच है, ये मैं ही हूँ, ये मेरा आधार है, ये मैं ही हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि मैं ही ये कर रहा हूँ, ऐसा होता है। हाँ। क्योंकि उसके बाद अगर आपने ये इस पर साइन करके कुछ झूठ बोला तो आपके ऊपर फाइन पड़ जाता है कोर्ट में। बट रियलिटी में भी हमें ये अप्लाई करनी चाहिए कि हमें किसी की मतलब जो भी कुछ कह रहा है उनको 100% बिलीव नहीं करना चाहिए। हम्म, और जो जल्दी में रहते हैं वो आसानी से कुछ भी इमीडिएटली बिलीव कर लेते हैं, अंधभक्त की तरह। सोच रहा हाँ, हूँ कि मैं क्या भी क्या हो ज्यादा जाए। एक्टिव हो नहीं पा रही हूँ ग्रुप पर। अभी जो मेरी दोस्त की जो अकाउंट हैक हो गई थी, तो वो वापस मिल गई है, और अभी वो पासवर्ड सब चेंज कर रहा है। अच्छा। हाँ। हाँ, तो सभी लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो नहीं, सकता है। पासवर्ड उसने डाला था, पर जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है वो उसने नहीं डाला था। अभी अच्छा। मैंने भी उसको डरा दिया है थोड़ा, तो उसने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल दिया है।
ज्यादा लोगों की ये है कि उन्हें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो शायद ये फोन हमेशा यूज नहीं करेंगे या ये फोन उनके साथ हमेशा नहीं होगी। अगर ये फोन ऑफ हो जाती है तो उन्हें किसी और के फोन से लॉग इन करना है, ऐसा उनकी सोच है। तो इसके वजह से उसने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं हाँ डाला था। अभी मैंने डरा दिया है तो उसने डाल दिया है। ओके, मैंने आप तीनों को नंबर शेयर कर दिए हैं उन एनजीओ जो भी था उनका, मुझे जिसने कॉल किया। हाँ, मुझे और मिले एक हैं। चीज पूछना चाहूंगा, ये जो गोल्डी करके हैं इंस्टाग्राम पे, उनका मतलब क्या है वो पैकेजिंग बना रहे हैं अपना, 12,000 का पैकेज बना रहे हैं जहाँ पे वो जीआईडी दे रहे हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात करवा रहे हैं और 3 महीने की मेडिसिन दे रहे हैं, और 50 से 55 हज़ार में वो प्राइवेट वार्ड में सर्जरी दे रहे हैं। मैं अगर कुछ चीज़ें बताऊँ तो पहली बार जब हम लोग लाइव आए थे ना ये टेलीग्राम पे, तो एक कोई पर्सन थे जिन्होंने बताया कि गोल्डी ने बहुत सारे पैसे लिए हैं, और पहले तो 5,000 मांगा, फिर थोड़ा सा काम किया और फिर बोला थोड़ा और दो तो फिर मैं आगे काम करूँगा। ऐसे करते करते बहुत सारे पैसे उन्होंने दे दिए। मतलब वो जो पैकेज बनाते हैं तो लगता है कि हाँ चलो कर लूँगा, हो जाएगा, इतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन जब आप उसमें फंसते हो तो फिर वो धीरे धीरे अपना वो प्राइस जो है बढ़ाते जाते हैं और आपको फंसाते जाते हैं। फिर उस समय आपको महसूस होता है कि मैं अगर पीछे गया तो भी मरा, आगे गया तो भी मरा, तो फिर ऑप्शन नहीं बचता उनके पास। तो इन सब चीज़ों से दूर दूर ही रहिए, क्योंकि वो एकदम से इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम तो गलत कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिए आप लोग, मैं सभी को मैं कह रहा अपना हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने भी एक्चुअली स्टार्टिंग उन्हीं से ही कराई। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, अच्छा। 0% नॉलेज था मुझे। स्टार्टिंग में उन्होंने साइकेट्रिस्ट को लेके मुझसे 2500 चार्ज किया, जहाँ की अभी मुझे रिग्रेट फील होता है ओके। कि जो काम 900 to 1000 में जीआईडी लेने का होता है काउंसलिंग, उन्होंने मुझे 2500 मिस ट्रेनिका अरोरा से जीआईडी के लिए चार्ज किया। आफ्टर प्रियंका दिस अरोरा से। उन्होंने, हाँ, ट्रेनिका अरोरा मैम से 2500 चार्ज किया, जहाँ मुझे बाद में पता चला कि वो तो 900 से 1000 रुपीज़ का ही काउंसलिंग रहता है। उसके बाद उन्होंने मुझे, बेसिकली जो प्रियंका अरोरा है वो हाँ, जो सर्टिफिकेट इश्यू करती है तो वो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वो 1200 टू 1500 चार्ज करती हैं। हम्म, तो उन्होंने आपसे हाँ, मुझे बाद में पता दो लगा गुना ये लिया है। चीज़। उसके बाद डॉक्टर अरविंद जो है, अरविंद कुमार दिल्ली से, उनका नंबर मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, पर मुझे पता नहीं था कि गोल्डी भाई जो है वो मुझे उन्हीं का नंबर मुझे सेंड करेंगे। उनने मुझे 2200 चार्ज किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार का नंबर भेजा। बाद में मुझे पता लगा कि उनका फी जो है सिर्फ 1000 रुपीज़ है। बिजनेस चला दिया 1200 रुपए का। ये सारी चीजें मतलब मुझे बाद में पता चला। भी लोग हैं मुझे टेक्स्ट करते हैं थोड़ा बहुत चैनल को देख के, और पता है जिनको ऐसा मैंने किया है, तो उनको मैं गोल्डी भाई की जो चीज़ें हैं उससे तो दूर ही रहने को बोलता हूँ फिलहाल, क्योंकि 12,000 तो पैकेज में मुझे नहीं लगता कि इतना जाएगा। वो जो 12,000 में पैकेजिंग दे रहा है उतना तो नहीं जाना चाहिए, एज कैलकुलेशन अगर करे तो। ये उनके लिए एक बे बिजनेस भी है, तो उनकी बिजनेस की वो मॉडल में वो प्रॉफिट बेवकूफ़ लिखी बनाने के होती है। 12,000 लेते हैं। और ऐसा एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो कि बात करने के भी पैसे लेते हैं कि मुझसे 10 मिनट बात करो, 200 चार्ज 300 रुपये करते दे हैं। दो, इतने पैसे दो फिर। हाँ, तो ये सारे बेवकूफ़ी करने से बचिए, क्योंकि वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के पैसे लेते हैं। आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपको ठग लेंगे और निकल जाएंगे। इवन मुझे दिल्ली से भी एक कॉल आया था कि आप दिल्ली अगर आते हो सर्जरी के लिए या कुछ भी के लिए, तो मैं आपको फुल गाइड करूंगा, मेरा चार्ज जो है 15,000 रुपीज़ रहेगा। मैं कहता ये कैसी बात हो गई है। यहाँ लोग लोगों की थोड़ा मदद कोई करने के लिए मिराज करके था चार्जेस क्या? कर रहे हैं, और उनका आना जाना खर्चा भी फिर अपना। नहीं, ऐसा ही एक बंदा था जिन्होंने मेरे से मदद लिया था, ये एम्स में सर्जरी भी हो गई उनकी।
वो बंदा उसके बाद मुझे खुद मैसेज कर रहा है कि आप बात करने का पैसा लिया करो, हमारा भी बन जाएगा, आपका भी बन जाएगा। मैंने बोला ये सब काम आप मत कीजिए और मुझे तो मत ही बताइए। मेरे मना करने के बाद भी वो ग्रुप में मैसेज किया था और फिर उसके बाद कई लोगों से पैसे भी मांगे। फिर कंप्लेन आया तो मैं उनको फिर से वार्निंग दी कि ये सब गलत काम मत करो आप यहाँ पे। उसके बाद शायद नेम वगैरह चेंज कर लिया उन्होंने। तो इन लोगों से बच के रहिए। ये खुद पहले बाप बाप मामा करके चिल्ला चिल्ला के पहुंच जाते हैं, मदद कर दो मदद कर दो। और फिर जब ये सही पोजीशन पे पहुंचते तो फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं, लूटने वाला काम। ठीक है, तो बचिए। बहुत कम ही लोग हैं जो अच्छा चाहते हैं किसी का भी। तो इसी की वजह से मतलब थोड़ा डर भी रहता है कि एक शहर, अनजान शहर जहाँ कोई किसी को मतलब किसी को नहीं जानते हम लोग, कि वहां जाऊंगा तो अभी लोग ऐसे ऐसे लोग ही मिले कि उसकी वजह से सोचना बनता है कि जाऊंगा तो उन लोग फंसा देंगे बेकार में ना। तो डर की ये चीज का डर का वजह से भी नहीं, फैमिली वाले डरते हैं कि कैसे भेजूं कुछ लोगों को वजह मैं एक आसान बात आपको समझा रहा हूँ, सुनो। आपको कुछ नहीं करना। किसी भी शहर जब आप घूमने जाते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले एक रूम लेते हो। ठीक है, रूम ले लेते हो जहाँ आपको घूमना होता है, आसपास कहीं भी सस्ते में ले लेते हो अगर बजट नहीं बना तो। और सोचते हो कि सेफ जगह हो, कम से कम यहाँ पे ऐसा हो कि मैं रह सकता हूँ, सो सकता हूँ रात में। और फिर सोचते हो कि खाने के लिए कुछ सिस्टम बैठा लेंगे, खाने का बन जाएगा, हो गया। दो चीज़ चाहिए आपको किसी भी शहर में जाने का। तीसरी चीज़, आप गूगल से पूछते हो कि इस लोकेशन पे जाना है, वो आपको से। रास्ता बताता है। नहीं तो कोई लोकल लोग से वहाँ से पूछ लेते हो कि ये जगह कहाँ पड़ता है, कैसा है, नहीं आप पूछ लेते हो उनसे। फिर क्या करते हो, उस जगह पे पहुँचते हो। जैसे आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, जगह पहुँचते हो। जब मैं आपको एम्स का रास्ता बता चुका हूँ तो आपको क्या करना है, एम्स के नियर बाय एक जी रूम ले लेना है। जी सिंपल सा रूम। किसी से यहाँ पे किसी को मदद नहीं चाहिए, बस आपको पता कर लेना है कि नियर बाय में सस्ते रूम कहाँ मिलते हैं। ऑटो वाले बता देंगे, पान दुकान वाले बता देंगे आपको। जी ठीक है, आप रूम ले लेना। खाने का इजीली मिल जाएगा। आप 10 दिन अगर कुछ भी खा लेते हो ना, पानी पी के भी रहते हो, नहीं मरोगे आप। ठीक है, तो आप नॉर्मली जो भी पॉसिबल हो खाने का सिस्टम कर लेना। बाकी आपको एड्रेस पता है, न्यू राजकुमारी ओपीडी है, डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर में किसी से अगर कोई हेल्प दे भी रहा है तो जी मत लो आप। क्योंकि आपको जो आपका जो एम है, जो गोल है, जहाँ पहुँचना है, वो आपको पता है। और ये प्रॉपर मैं लिख चुका हूँ, दोबारा भूल भी जाओ तो पढ़ के पहुँच जाना वहाँ जी पे। उसके बाद जो भी टेंशन हो, जो भी रोना धोना हो, गाना उस डॉक्टर के पास गा लेना। वो आगे खुद मदद करेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो रहने में होता है हाँ ना। रहने का रूम सही जगह लेना है, बस और कुछ नहीं है। सारे शहर एक जैसे होते हैं। ठीक है, वहीं वहाँ पे वैसे ही बस चलते हैं, ट्रेन चलते हैं। ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। बस गूगल से हर चीज़ पूछ के आगे बढ़ो। किसी अनजान लोग से तो मदद मदद लेना ही मत, बिल्कुल मत लेना। आपको लगेगा कि ये जानकारी इसको पता है, ये मदद करते हैं, कुछ नहीं करेगा, ठग के चला जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं मार्केट में। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, काम हो जाएगा। ठीक है, बस आप देखो, घर से पैर निकालो, आप पहुंच जाओगे जहाँ जाना है अभी आपको। भैया एक बहुत बार निकलो तो मतलब सही। डर भी है। आने वाले 1-2 महीने में सोच रहा हूँ कि दिल्ली जाऊं, पर डर भी है, परेशानी भी है कि कैसे क्या करूँ। थोड़ा बहुत जितना कलेक्शन हो रहा है मैं कर रहा हूँ सब। और नील मैम ने देखो, बताया डरोगे ना तो कि बहुत जल्दी फंस जी जाओगे। नील जी मैम ने जी। बताया था लास्ट टाइम जब हमारा हम लोगों का बात हुआ था, तो कुछ अपॉइंटमेंट जब भी जाओ पहले अपॉइंटमेंट ले लो ऐसा करके। हम्म। नहीं तो मंडे वाली जो जी ओपीडी लगती है ना, वो ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है। तो आप साइकेट्री का ले सकते हो, इजीली मिल जाएगा। वो ऑनलाइन 12 बजे के बाद रात में ट्राई करो। एम्स के जो ओआरएस पोर्टल है उस पर जाके मिल जाएगा आपको। लेकिन मंडे वाले के लिए तो आपको आना पड़ेगा, और वहाँ पे कम से कम 3-4 बजे लाइन में लग के फिर वो कार्ड बनवाने का जो सिस्टम है, अभी तक मुझे लगता है चल ही रहा मॉर्निंग है। 3-4 नहीं तो बजे। एक बार ग्रुप में कंफर्म कर लेना कि हाँ हाँ, कंफर्म करना कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, हाँ, मंडे की ओपीडी में क्योंकि उनका रूल सिर्फ चेंज भी होता ओनली रहता है। 5 कार्ड बनते हैं, वो एंडो के लिए। हाँ, तो देख लेना आप उस हिसाब से। जल्दी चले जाओगे, जल्दी कार्ड बन जाएंगे। जैसे मैम बता रही है 5 कार्ड ही बनेगा, तो फिर आपको 5 में तो आना ही पड़ेगा कम से कम। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाना। और अगर कार्ड ना बने उस दिन तो वापस नहीं जाना है, फिर 2 बजे मैम से मिलना है, श्वेता मैम, वंदना मैम। फिर वो नेक्स्ट मंडे का जो भी होगा ना, वो डेट दे देंगी आपको। और फिर उस दिन आपको डायरेक्ट। साइकेट्री हाँ। अपॉइंटमेंट वगैरह ऑनलाइन लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंगली तो वो भी मत लेना।
जितना ऑफलाइन लोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि जी, एम्स के डॉक्टर्स कहते हैं जिस डे पर ठीक आप है। अपॉइंटमेंट ले रहे हो, हुँ। क्या पता हम अवेलेबल ना हो, अ, इसीलिए। जितना भी अभी तक तो मुझे पता चला, बहुत ही पता चला एक्चुअली बोलूँ जाए तो 50% तो बहुत सही लग रहा है अभी। जभी भी मैं जाऊँगा, मैं आप तीनों एम्स को मैं टेक्स्ट में बहुत करूँगा। इजी प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, आपको कोई जी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक सर जी मैंने ये पूछना था कि जैसे कि हम फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेने के बाद हम वो आईडी कार्ड चेंज कर सकते हैं, फीमेल से मेल कर सकते हैं? हाँ, आपकी जो कंट्री है उसमें क्या रूल है, मतलब कैसे क्या करना है, मैं उधर का नहीं वैसे जानता मुझे हूँ, आप डॉक्टर कुछ कह रहे थे बताइए। कि आप ना वो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ की वो जो है वो लेकर आए हैं, तो हम उस पे लिखेंगे और स्टैंप लगाएंगे और वहाँ नादरा के पास आप जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे मैंने चैट जीपीटी से भी थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन लेती हूँ ना, जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी से करती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा कर देते हैं कि आप हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं अपने एक ग्रुप से सर से पूछ लेते हैं कि वो सर क्या कहते हैं। पाकिस्तान में भी शायद एक सिमिलर प्रोसेस है जहाँ पर गजट नोटिफिकेशन से अभी भी चेंज होता है। उनके पास अभी तक हमारे जैसे ये पोर्टल नहीं है जहाँ पर वो ऑनलाइन चेंज कर सके, उनके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मीट कर सके और चेंज करे। उधर अभी भी गजट नोटिफिकेशन से ही चलता है। पता नहीं, इतना तो आइडिया नहीं है, बट डॉक्टर कह रहे थे आप वो लेकर आए, हम कर देंगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहे थे कि वैसे आपके कंट्री में ऐसे हो सकता है कि आप पहले टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेते हैं और उसके बाद आप अपनी वो चेंज कर सकते हैं? बेसिकली ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं चाहिए तो अभी भी मेल की तरह आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और फीमेल की सभी सर्जरी कर सकती हूँ। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ की आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो आपको मेल ही डिक्लेयर करना है और एस्ट्रोजन ले रहे हैं तो आपको फीमेल ही डिक्लेयर करना है। ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी होती है, मतलब आप खुद चूज करते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है या नहीं करना है। क्योंकि ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि हॉर्मोन्स लेते हैं पर उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि उन्हें मतलब वो सोशल ट्रांजिशन के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। और आपकी जो क्वेश्चन है उसके एक आंसर शायद है, पाकिस्तान में भी एक लेजिस्लेशन है ट्रांसजेंडर रिलेटेड, अभी वो देख रही हूँ। वैसे मैं जो जनरल ट्रांसजेंडर पर्सन्स हॉस्पिटल हो रहा प्रोटेक्शन है ऑफ मैं वहां से राइट करवा एक्ट रहा। 2018 पाकिस्तान। सॉरी सॉरी, दोबारा बताएं। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 पाकिस्तान। The National Assembly of Pakistan enacted the Transgender Persons Protection of Rights Act 2018 on May 8, 2018. Provides legal recognition to transgender persons and prohibits discrimination and harassment. The act requires a transgender person to be registered with all government departments, including the National Database and Registration Authority. आपको वहां पे नाड्रा से कांटेक्ट करना होगा किसी को, NADRA। 10th 12th का सर्टिफिकेट कैसे चेंज कराएं? इजी आपको प्रोसेस। बेसिकली आपको आपके पास जो एफिडेविट है आपने यूज किया है जेंडर चेंज करने के लिए वो होना चाहिए। जो TGID है या गजट नोटिफिकेशन है वो होना चाहिए। और जो भी आपका 10th 12th का मार्कशीट है वो होना चाहिए। और आपको सिर्फ दो लेटर लिखना है। एक लेटर आपको आपकी स्कूल को लिखना है और एक लेटर आपको बोर्ड को लिखना है। आप स्कूल और बोर्ड में दे दीजिए और वो स्लोली चेंज करेंगे। तो फिर इसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो। टाइम तो लगेगा क्योंकि बेसिकली अभी तक 10th और 12th चेंज करने के लिए सभी बोर्ड के पास एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर नहीं है। अगर प्रोसीजर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रोसीजर नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम है। सेम प्रोसेस जो
कॉलेज के सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, बेसिकली अगर आपका जेंडर ऑलरेडी चेंज हो गया है तो आप कॉलेज में चेंज कर सकते हैं वैसे ही। आपको कुछ और सबमिट नहीं करना है वो करने के लिए। कैसे, मैं समझा नहीं। बेसिकली अगर आप अभी भी कॉलेज में हैं, क्या आप अभी भी कॉलेज में हैं या कॉलेज हो चुका है? नहीं, कंप्लीट हो गया मेरा ग्रेजुएशन। हाँ, तो बेसिकली आपको ये टीजी सर्किट वहां भी देकर चेंज करवाना होगा। वहाँ पे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे? इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ये सब आपको अभी भी वहां जाकर ही कर। हाँ जी मैम, मेरा एफटीएम का केस है और हाँ, मेरा ना एम्स में पहले साइकेट्री डिपार्टमेंट में पहले हुआ है, अभी मतलब 5 महीने हो गए हैं। और फिर मुझे मतलब ये ग्रुप के थ्रू ही सब कुछ पता चला कि बाकी लोग का पहले एंडोक्रोलॉजी में होता है, तो करके मैंने हाँ। अभी उनसे रेफरेंस वगैरह लिया है। तो अभी मुझे अगले महीने का अपॉइंटमेंट मिला है, तो वो कुछ ऑफलाइन नहीं है ऐसा, मतलब पहला ही है अभी होगा। तो कुछ हुआ नहीं है अभी एंडो में, तो किस तरीके से जाएगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है इसमें। बेसिकली अगर आपकी जीडी सर्टिफिकेट आ गई है या फिर आपकी जो रेफरल आ गई है, रेफरल लेटर, वो उसके साथ आप एंडोक्राइनोलॉजी में जा सकते हैं। वहां पर पहले तो डॉक्टर राजेश खड़गावत जो है वो आपकी ब्लड टेस्ट करवाएंगे। हाँ जी। मतलब एक हेल्थ चेकअप करेंगे और आपकी ब्लड टेस्ट करवाएंगे। वो ब्लड हम्म, टेस्ट में आपको कोई दूसरी एलिमेंट या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम ऐसा कुछ है ये सब चेक करेंगे। अगर ये सब ठीक होगा तो फिर वो आपको हॉर्मोन्स के ऊपर मतलब हॉर्मोन्स के प्रिस्क्रिप्शन देकर हॉर्मोन्स के लिए स्टार्ट कर देंगे। अगर ओके। साइकेट्रिस्ट ने इमिडिएटली इशू कर दिया है तो जीडी सर्किट तो हार्मोन शुरू हो जाएगा। वरना आपकी हेल्थ अच्छी है बोलकर वो वापस साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे। साइकेट्रिस्ट हम्म, जीडी लेटर देंगे और फिर आप यहाँ डॉक्टर राजेश के साथ हार्मोन शुरू कर सकती हैं। ओके। और ये जो एचआरटी होगा इसमें मतलब ये वॉइस डीपनिंग का अलग से सर्जरी होगा या एचआरटी में अपने आप ही ऐसा मतलब हो जाता है? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है एक्चुअली। और ज्यादातर ये भी है कि आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। मतलब आपकी वॉइस जो है आप ट्रेन कर सकती है फेमिनिन फेमिनिन होने के लिए। अच्छा, मतलब खुद से भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ओके ओके। जैसे कि ठीक। ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है। अगर मुझे चेंज करके बात करनी है तो मैं ऐसे भी बात कर सकती हूँ, पर मुझे ऐसे भी बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। हम्म, वो थोड़ा फोर्स ओके। फील होता है जब मैं वैसी हाँ बात करती हूँ, वो फोर्स फील होता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी ओके वजह से मैं वो ज्यादा वैसे यूज नहीं करती हूँ। ओके। और एक और क्वेश्चन मेरा और था, जब सर्टिफिकेट वगैरह चेंज होंगे तो सर्टिफिकेट्स में मतलब जेंडर ट्रांसजेंडर होगा या जो चेंज जेंडर होगा वो होगा फाइनल में आधार कार्ड अगर वगैरह में? आपके पास ऑलरेडी जीडी सर्टिफिकेट ये सब है तो आप सेक्शन 7 के अंदर हम्म, मेल या फीमेल डिक्लेयर कर सकती हैं। अगर आपके पास हम्म। कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके ओके, मतलब फाइनल में पॉसिबल है एक जेंडर के साथ रहना इंस्टेड ऑफ ये ट्रांसजेंडर? यस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। बेसिकली आपको ये जीडी सर्टिफिकेट जो मिलेगा जी। उसके साथ आप अप्लाई कर दीजिए अंडर सेक्शन 7 हम्म। फॉर ठीक है। चेंज ऑफ जेंडर एंड नेम इफ यू वांट टू चेंज नेम। और उसके हम्म। साथ ही आप मतलब टीजी सर्टिफिकेट आ जाएगा। वो हाँ। टीजी सर्टिफिकेट आने के बाद आप आधार कार्ड चेंज कर लीजिए। आधार कार्ड के बाद वोटर कार्ड, अगर आपके पास इलेक्शन कार्ड है वो हम्म, इलेक्शन कार्ड चेंज कर लीजिए। इलेक्शन कार्ड के बाद पैन कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस, आपके ओके। पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेंज करना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि स्कूलिंग, कॉलेज, बर्थ हम्म। सर्टिफिकेट, ये सब चेंज कर सकते हैं। ओके, तो पहले जीडी लेटर और टीजी दोनों लेटर होने चाहिए, उसके बाद ही स्टार्ट होगा? अब बेसिकली अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर हम्म। आप ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करके सब जगह चेंज कर सकती हैं। अच्छा अच्छा। पर ठीक। ऐसे रेकमेंडेड नहीं है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। रेकमेंडेड मतलब आप अभी के लिए चेंज कर सकते हैं। पर फिर से अगर करना आपको, होगा? हाँ,
हाँ तो तो बेसिकली बेटर अगर बात आप नहीं। एक बार में करेंगे तो आपको पैसे बच जाएंगे, जी बिल्कुल। वरना बेसिकली आपको 2 एफिडेविट लेने पड़ेंगे। आप जो भी हम्म स्टेट से हो, बेसिकली पहले तो वो इंडिया एफिडेविट अच्छा लेना है। हरियाणा से। एफिडेविट के बाद वो नोटराइज भी करवाना है। नोटराइज ओके। करने के बाद आपको मतलब ये सब आधार, पैन, ये सब चेंज करना है, आधार प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम्म ठीक है मैम। हाँ। थैंक यू। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करना है और फिर आप मेल या फीमेल बन सकती हो। आप हम्म डायरेक्टली मेल या फीमेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर आपके पास जी एक मेडिकल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जी जी ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो दे सकते हम्म हैं, या फिर साइकेट्रिस्ट, या फिर कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी। ओके ठीक हाँ। है। जी। ओ एक्चुअली अभी जिन्होंने मतलब वॉइस को लेके बोला था, एफटीएम जो थे अभी, हाँ। तो स्टार्टिंग में जितना एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मतलब किसी किसी का ना वॉइस टेस्टोवायरन लेने के बाद भी थोड़ा सा अ, लड़कियों जैसा ही रहता है स्टिल। तो उसके लिए वो Yes. स्टार्टअप से ही जो जैसे म्यूजिशियन करते हैं ऐसा मतलब ऐसा रहता है, तो प्रैक्टिस रहता है, थ्रोट प्रैक्टिस रहता है। वो स्टार्टअप जब 3 इंजेक्शन के बाद से ही गला फटने स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा खांसी खांसी सा, सर्दी का ऐसा। तो वो स्टार्ट कर दे तो उसके लिए बेटर रहता है, 6 मंथ का रिजल्ट उसको मिल जाता है 6 महीने के बाद तक का, ओम ये का रिजल्ट और सभी के लिए आ नहीं का। होता है, ये जी रिजल्ट कुछ लोगों के लिए होता है। जी जी क्योंकि अभी अगर मेरी वॉइस ले ले तो मेरी वॉइस अब तक बस 2 बार चेंज हो गई है। पहली जी बार जो थी जब मैं 13 हुई थी तब चेंज हुआ था लास्ट। और जी। अभी जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि वो मैं थोड़ी कर रही हूँ। ओके। जैसे एमटीएफ कि का तो नहीं पता, पर एफटीएम का मतलब मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। वॉइस डीप होती है एक्चुअली में थोड़ा हाँ। बहुत। यस। बाकी आप तीनों को मैंने वो एनजीओ का जो है नंबर सेंड कर दिया है। हाँ, एक मुझे बारी मिल आप गई है। तीनों चेक कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, जेन्युइन है, सही है। नहीं, मैं एक्चुअली एनजीओ को पता ले लूंगी और मेरे जी एक दोस्त को वहाँ भेज दूंगी, वो पता कर जी लेंगे। बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। पर वो होंगे कि नहीं ये देखना है। ये एनजीओ हम्म, दरभंगा में है क्या, बाय चांस? इसका तो आइडिया नहीं है मैम, वो क्या बोली थी मैं भूल गया हूँ। ओके। सो सॉरी। ओके एक ओके समझ चीज गया। क्लियर करना था, हाँ हाँ। मतलब कर ही लिया है तो एक क्लास पूछना था कि जैसे टॉप सर्जरी और हेक्टेक्टमी सर्जरी दोनों एक साथ किया जा सकता है क्या एम्स में ही, या अगर नहीं किया जा सकता है तो कितने ड्यूरेशन के गैप रहता है? एम्स में तो संभव नहीं है दोनों साथ में। कम से कम मुझे तो प्लास्टिक एंड बॉडी डिपार्टमेंट वाले बोले थे कि 1 साल का समय चाहिए, लेकिन गायनी एक वाले ने साल मुझे बोला कि 3 मंथ में करवा सकते हैं आप। मतलब टॉप सर्जरी के 3 महीने बाद आप जाके करवा सकते हैं। एम्स में ही? हाँ एम्स में ही। पर वो आपकी रिकवरी पे डिपेंड करते हैं ज्यादातर। अगर बिल्कुल आपकी बिल्कुल। रिकवरी अच्छे से हो जाती है तो 3 महीने बाद आप कर सकते हैं। अगर आपकी रिकवरी में थोड़ा टाइम ले रहा है ड्यू टू हेल्थ रीजन या कुछ भी, 6 महीने हम्म, के बाद कोई भी एलिजिबल हो जाता है। एम्स में हम्म, वो 1 साल क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं मुझे। पर बेसिकली वो शायद ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर ऑलरेडी सर्जरी हो गई है, तो हम्म। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको 1 साल देकर उसके बाद कर रहे हैं। हेक्टेक्टमी सर्जरी जो है वो तो लेप्रोस्कोपी से ही किया जाता है शायद से। नहीं, हाँ हाँ लैप्रोस्कोपिक बिल्कुल हो भी बिल्कुल। तो द थिंग इज इवन मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो है वो इन्वेसिव होने के लिए ज्यादा समय नहीं लेती है। मतलब लैप्रोस्कोपिक अगर काम ना हो, काम मतलब काम कर नहीं पाएंगे पाएंगे
तो वो लैप्रोस्कोपिक जो है लैप्रोस्कोपी निकाल देंगे और एक्चुअल नाइफ लेकर कट करके आपके ऊपर सर्जरी करेंगे। ओपन भी कर सकते हैं और लैब्रो भी कर सकते हैं। ये तो अलग वो अलग पहले रीजन है। पहले जो है प्रेफरेंस देते हैं लैप्रोस्कोपी के लिए, पर अगर लैप्रोस्कोपिक वर्क नहीं होता है तो फिर वो एक्चुअली ओपन कर लेंगे। ओपन तो मैम कोई भी नहीं करना चाहेगा शायद से, क्योंकि लेप्रोस्कोपी जो है जल्दी भर जाता है। हाँ, एक उस पे मिनट 5 आप किया जाता है ना, तो जल्दी हो जाता है रिकवरी। और मैम बाई चांस अगर जैसे मेरा 2022 मई को अपेंडिक्स का सर्जरी रहा था, ओपन सर्जरी डायरेक्ट, तो तो वो उसकी आपको वजह एक से ऐसा कुछ इशू। शेयर करना पड़ेगा, हिस्ट्री देना पड़ेगा आपको, सब डॉक्टर्स को पहले डिस्कस करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आपका कोई सर्जरी हो गया है लास्ट 10 इयर्स में, ये सब आपको मेडिकल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 10 इयर्स देना होता है। ओके, ठीक है। क्योंकि लास्ट 10 इयर्स में अगर सर्जरिकली कुछ किया जाए, मतलब कुछ किया गया है, या फिर आपको कोई रोग आ गया है, या फिर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम रही है, ये सब एक्चुअली आपको बताना पड़ता है। क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स सबको पता नहीं होते हैं। जैसे कि थोड़े लोग ऐसे हैं जो कि कोविड आ गया है और वो रिकवर भी हो चुके हैं, पर उसके इफेक्ट्स जो रहेंगे उसके बारे में हमें नहीं पता। इसीलिए नॉर्मली ऐसे कोई कोविड पेशेंट है तो अगर वो सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो वो भी बताते हैं कि उनको कोविड रह चुका है और उन्होंने रिकवर कर लिया है। तो उसकी वजह से वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है तो ये सब लेते हैं। तो हमेशा ये बेस्ट टू बी ऑन द प्रिकॉशन, मतलब प्रिकॉशन लेना ही अच्छा रहता है। हमेशा प्रिकॉशन के लिए हमेशा आपके जो कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री है वो बताना पड़ता है। जी मैम। ऐसा एक मतलब एक कोट है जो मुझे अभी याद आ रहा है, डॉक्टर से और लॉयर से कभी भी कुछ मत छुपाएगा। हाँ डॉक्टर से क्योंकि वो आपकी इलाज करने वाले हैं, और लॉयर से क्योंकि वो आपकी जान बचाने वाले हैं। जी। लॉयर से अगर आप छुपा भी लेते हैं तो डॉक्टर से मत छुपाइएगा। जी मैम। अभी 1 AM हो गया है, किसी और का क्वेश्चन अगर है तो नेक्स्ट टाइम पूछना पड़ेगा। आज के लिए शायद ये काफी है। क्या कहते हैं आप, हारना नहीं? हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि अब एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग बचे भी नहीं हैं। बाय द वे, आपका लगभग कोई सभी पेट का। नेम है क्या? क्यों? नहीं, पेट नेम होगा तो उससे बुलाना आसान हो जाएगा सबके लिए। जी मैम, आपने सही बोला। क्योंकि हाँ, ठीक हारना है। नहीं जब हम बता रहे हैं, तो अगर किसी को लैंग्वेज नहीं पता है तो हारना नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें पता है कि हारना नहीं का ये एक सेंटेंस है, नेम नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट थोड़ा मीटिंग में मुझे भी बताता हूँ अटक फिर। जाता है बोलते बोलते। हाँ, एक सेंटेंस जैसा हो जाता है ना कि बड़ा सा कुछ बोला जाए। हाँ, इसीलिए आपका कोई पेट नेम है तो वो आसान हो जाएगा सभी के लिए। वरना हम एडमिन में से ही कोई बाय मिस्टेक आपका नाम दे सकता है। जैसे कि चलिए, कोई मैंने दिक्कत अभी नहीं थोड़ी है। देर पहले दिया था। मिस्सी मिस्सी। मिसी मिसमी, वो मिसी मिसमी है। ओके। मिसी मिसमी मतलब डू मिस मी, ऐसे वाला हम्म, मिसमी। हम्म, ठीक है, टंग तो ट्विस्टर एंड भी किया हो जाए। रहा है। हाँ, हम्म? आप एक हेलो। हाँ दिए बोलिए। हाँ जी, क्लोज करने से पहले मुझे 1 मिनट थैंक यू बोलना है आपको। एक्चुअली मेरा भी बहुत हेल्प हुआ है इस ग्रुप की वजह से, इतने लोगों का प्रॉब्लम सुन के मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अकेले नहीं है। तो
थैंक यू, मतलब इतनी मेहनत से मुझे लग रहा है ग्रुप तक पहुंचने को मिला तो काफी अच्छा लग रहा है। और आपके एफर्ट्स सच में बहुत अच्छे हैं, तो बहुत रिलीफ मिलता है इसे सुन के भी। तो थैंक यू सबको, हाँ, जितने भी लोग हैं। हमारी तरफ से भी आपको थैंक यू कि आप हम पे इतना यकीन कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है अभी के समय में यकीन करना। और बस आप छोटा सा काम किया कीजिए, जब भी कोई आपसे जी बातचीत करे तो जरूर अवेयर कीजिए उनको, है ना। जी, और बिल्कुल पैसे बिल्कुल एक पैसे देने से सभी को मना कीजिए। कभी भी कोई भी किसी को पे करे, उससे पहले थोड़ा रिसर्च कर ले, पता कर ले, फिर पे करे उन्हें। जी बिल्कुल। जी जी एकदम, थैंक यू। ओके ओके, गुड नाइट फॉर नाउ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।